बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चीज़ है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो इसके बारे में याद रखिएगा। कैपेसिटर का जो ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम ऑफ द कैपेसिटर इज कंडेंसर। तो कई जगह पर एमसीक्यूज में कैपेसिटर की जगह पे कंडेंसर लिखा होता है तो बच्चे कहते हैं पता नहीं ये कौन सा नया लफ्ज़ आ गया है। तो भाई कैपेसिटर का एक दूसरा नाम है कंडेंसर। अच्छा, कैपेसिटर होता क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करती है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है जी? इलेक्ट्रिकल डिवाइस, डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्जेस। ऐसी डिवाइस बच्चों जो चार्जेस को क्या करती है, स्टोर करती है, हम उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। अच्छा, अब ये चार्जेस को स्टोर करती है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक बड़ा मशहूर एमसीक्यू है ये। बाय इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से कोई भी कैपेसिटर जो होता है बच्चों याद रखिएगा ये चार्जेस को क्या करता है? स्टोर करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से ये चार्जेस को क्या करता है? स्टोर करता है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? बेसिकली हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं। कितनी मेटेलिक प्लेट्स होती हैं बच्चों? दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं। इन दो मेटेलिक प्लेट्स के साथ हम अटैच कर देते हैं एक अदद बैटरी। क्या अटैच कर देते हैं? एक अदद बैटरी अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, ये नहीं हमने बैटरी अटैच कर दी। अब ये कंडक्टर था, सपोज करें ये प्लेट ए कंडक्टर की थी, ये प्लेट बी थी। जब हमने इनके साथ बैटरी अटैच की, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों होता क्या है, जरा गौर से सुने। होता ये है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या काम करता है? प्लेट ए में से इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाता है और प्लेट ए में से इलेक्ट्रॉन्स को निकलवा के कहाँ पे मूव करवाना शुरू कर देगा? बैटरी के अंदर से गुजारेगा, उनको एनर्जी प्रोवाइड करके बच्चों प्लेट बी पर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। और रिजल्ट में क्या हुआ? प्लेट बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करती गई है बैटरी। और बदले में यहाँ पर देखें, यहाँ पे शुरू में ए और बी दोनों न्यूट्रल थे। ठीक है, मगर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर बचते जाएंगे। तो इस तरीके से ये बैटरी ने क्या काम किया? इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करें वी, इस बैटरी ने इस कंडक्टर ए में से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना शुरू किया वहाँ पे प्लेट बी की तरफ, और इसके नतीजे में प्लेट बी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस की तादाद में इजाफा हो गया और प्लेट ए पर नेगेटिव चार्ज कम हो गई, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम बैटरी को अगर रिमूव कर दें तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बरकरार रहेगा। तो पहले प्लेट ओवरऑल न्यूट्रल थी, अब एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो किसी भी चार्ज्ड बॉडी की मौजूदगी में किसी भी कंडक्टर की एक साइड पे एक किस्म का चार्ज और दूसरी साइड पे दूसरे किस्म का चार्ज लेके आने को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इस बैटरी की मदद से हमने ए और बी को चार्ज कर लिया है, तो इसीलिए बोलते हैं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलो बच्चों, हमारे पास अब ये कैपेसिटर बन गया। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, क्योंकि कैपेसिटर की एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे है और एक प्लेट लो पोटेंशियल पे है, तो इनके दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज होगा। अब बात हम करने लगे हैं कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर करेगा। तो बच्चों कैपेसिटर याद रखें, कैपेसिटर में तो जितना ज़्यादा कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज होगा तो जो अप्लाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वो भी उतना ज़्यादा होगा, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो इक्वल कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर यानी कि C बोलते हैं। दिस C इज़ बेसिकली द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये C क्या होता है बच्चों? एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस। चार्जेस को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया? Q ओवर V। C इज इक्वल टू क्या आ गया? Q ओवर V। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब
क्यू के जो यूनिट होते हैं बच्चों, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को हम प्यार से फेराडिया नहीं फेरेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फेरेड बोलते हैं। और इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। अच्छा, अगर मैं इसको मजीद ओपन करूं तो कूलम होता है एम्पेयर सेकंड, वोल्ट जो होता है ये होता है जूल, वोल्ट जो होता है वो क्या होता है? जूल पर कूलम। ठीक है, अच्छा मैं एम्पेयर सेकंड को यहीं पे रहने देता हूँ, जूल की जगह पे मैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड लिख देता हूँ, और पर कूलम की जगह पर मैं दोबारा से पर एम्पेयर पर सेकंड लिख देता हूँ। ये पर एम्पेयर पर सेकंड ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर एस स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर -2 है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -2, एस की पावर 4, ए की पावर 2। तो बच्चों ये बन जाएगा इसका एसआई बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का एसआई बेस यूनिट जो होता है वो पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू पावर 4 एम्पेयर स्क्वायर। ये बच्चों इसके एसआई बेस यूनिट बन गए। ये कौन से इसके यूनिट बन गए? एसआई बेस यूनिट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और ये स्केलर है या वेक्टर है भाई, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट है बेसिकली ये। ठीक है, और फिर इसके जो स्मॉल यूनिट होते हैं 1 माइक्रो फेरेड, जैसा कि आप पढ़ते हैं 10 रेज टू पावर -6 फेरेड होता है। इसी तरह 1 पीको फेरेड जो होता है वो 10 रेज टू पावर -12 फेरेड होता है, और जो 1 नैनो फेरेड होता है वो 10 रेज टू पावर कितना होता है जी? -9 फेरेड होता है। तो ये छोटे छोटे इसकी बातें हैं। फिर ये कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो बात अभी हम आगे जाके भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये तो होगी बच्चों बड़ी जनरल जनरल बातें। अब कुछ एमसीक्यूज के हवाले से यहाँ पर जो बातें होती हैं ज़रा गौर से सुनिएगा। एक तो एक तो बच्चों याद रखिएगा, कैपेसिटर में होता क्या है, जो जितना प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट जितना चार्ज कैपेसिटर की एक प्लेट पे होता है, उतना ही इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर भी। और नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या लाइन बोल रहा हूं मैं? नेट चार्ज, क्योंकि एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव है दूसरी पर उतना नेगेटिव है। तो नेट चार्ज ऑन, तो बच्चों नेट चार्ज ऑन नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। एक ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है प्लेट्स के ऊपर। और एक बात और याद रखें, कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी इस प्लेट के ऊपर +20 माइक्रो कूलम चार्ज, तो याद रखिएगा दूसरी प्लेट के ऊपर ऑटोमेटिकली कितना होगा? -20 माइक्रो कूलम होगा, क्योंकि बैटरी जितने इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकलवा के दूसरी प्लेट पर भेजती है उतने ही पॉजिटिव चार्ज तो उस प्लेट पर बचता है जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो लिहाजा जो कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही ऑपोजिट और इक्वल चार्ज होता है कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के ऊपर। अच्छा, अब कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान में हम जो मीडियम ला के रखते हैं ना बच्चों, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम होता है, इस मीडियम को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या नाम होता है इस मीडियम का? डाई इलेक्ट्रिक इसका नाम होता है। इसके बारे में बड़ी कहानियां भी आगे आनी है। अब हम यहाँ पे पहले तो एक चीज़ देख लें कि क्यू का वी के साथ क्या रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन था। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों आप लोगों से कुछ इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पूछूं तो याद रखिएगा, अगर ये कैपेसिटर है, ठीक है, और कैपेसिटर की इस प्लेट लेट्स सपोज इसके वाई एक्सिस के ऊपर हम क्यू लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज लेते हैं, तो क्यू का वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ है इस ग्राफ की जो शेप है वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगी? क्योंकि क्यू का वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ आपको पता है हमेशा ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ से, ठीक है, इस ग्राफ में एक चीज़ याद रखेगा बच्चों, बड़े गौर से सुनिएगा, ये जो सी होता है ये जो कैपेसिटर के फार्मूले में ये जो सी होता है कैपेसिटेंस, इसका क्यू और वी से कोई लेना देना नहीं होता बेसिक। ये क्यू का वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं इस ग्राफ के अंदर एरिया की बात करूं, अब दो बातें करूंगा। इस ग्राफ के अंदर एरिया, तो एरिया अगर मैं इस ग्राफ के अंदर कैलकुलेट करूं तो एरिया का फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये देखें ये ट्राइंगल सी बन जाएगी, तो ट्राइंगल का फार्मूला वही 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 1/2 क्यू इंटू वी। ठीक है, 1/2 क्यू इंटू वी, और क्यू की जगह पर अगर मैं सी वी पुट कर दूं तो 1/2 सी वी यहाँ पे और ये वी,
तो ये बन गया 1/2 CV²। और कैपेसिटर की प्लेट्स पर ज़बरदस्ती क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स में जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 CV² होता है। अभी इस एनर्जी की डिस्कशन बहुत डिटेल में आगे जाके हम करेंगे एमसीक्यूज़ में। अभी तो जस्ट मैं आपको इस ग्राफ का बता रहा हूँ कि एरिया अंडर द क्यू वी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, और एनर्जी स्टोर्ड जो होती है ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। ठीक है। और अगर मैं इस ग्राफ की बच्चों स्लोप की बात करूं तो याद रखिएगा स्लोप जो होता है बेसिकली ये टेंजेंट थीटा होता है। अगर ग्राफ में देखा जाए टेंजेंट थीटा होता है वही वाई एक्सिस का वाला वेरिएबल डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाला वेरिएबल। तो वाई एक्सिस वाली साइड पर इस वक्त क्यू में चेंज है और एक्स एक्सिस वाली साइड पर वी में। तो क्यू ओवर वी इज इक्वल टू जो होता है ये सी होता है, और इस सी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ क्यू वी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, डेल्टा क्यू और डेल्टा वी अगर देख लेना तो बच्चों हमें इस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो कैपेसिटेंस देती है। अब ग्राफ की स्लोप से रिलेटेड क्योंकि ये स्लोप की बात होगी तो चले हम इससे रिलेटेड एक आधा सवाल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमें एक बात तो ये पता चल गई कि जिस ग्राफ की स्लोप जितनी ज़्यादा होगी, जिस ग्राफ की स्लोप जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। अब लेट्स सपोज मैं बच्चों आपसे कहता हूँ कि हमारे पास ये एक अदद ग्राफ है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर वी है, ये वेरिएबल्स का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। और अब मैं आप लोगों के सामने दो यहाँ पर शेप्स बना देता हूँ। मैं कहता हूँ यार एक कैपेसिटर है, ठीक है जी, उसकी कैपेसिटेंस C1 है और उसका ग्राफ ये है कुछ। एक दूसरा कैपेसिटर है बच्चों हमारे पास, ठीक है, और इस दूसरा कैपेसिटर को मैं नाम दे देता हूँ C2 का। अच्छा, अब ये दोनों कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का मैं कहता हूँ जी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस कैपेसिटर का मैं कहता हूँ जी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त इन दोनों में से कौन सा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है। C1 बड़ा है C2 से, सवाल यही आ सकता है C1 बड़ा है C2 से, C2 बड़ा है C1 से, या दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, क्या चक्कर है बताएं। अच्छा, अब आपको पता है कि हम जब भी कैपेसिटेंस, जब भी क्यू वी ग्राफ से कैपेसिटेंस की इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो हमें उस ग्राफ की स्लोप लेनी पड़ेगी। हम क्या काम करते हैं, हम स्लोप 1 निकालते हैं पहले, यानी स्लोप 1 से मुराद है C1 जो है वो बराबर आ जाएगा टेंजेंट थीटा 1 के, और इस वक्त थीटा 1 जो है पहली वाली स्लोप का वो 30 डिग्री है, बात खत्म। अच्छा, फिर हम क्या काम करते हैं बच्चों, हम दूसरे नंबर पे अब स्लोप निकालते हैं दूसरे वाले ग्राफ की। जब दूसरे वाले ग्राफ की स्लोप निकालेंगे वो C2 कैपेसिटेंस की होगी और उसका जो एंगल है वो टेंजेंट थीटा 2 है, और सपोज करें, बल्कि सपोज क्या करना, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसका मतलब है जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो C1 ओवर C2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60 डिग्री। अब ये तो आपको टेबल आना चाहिए ना पूरा। टेंजेंट 30 डिग्री जो होता है ये किसके बराबर होता है, 1/√3, और टेंजेंट 60 डिग्री जो होता है √3 होता है। तो ये √3 नीचे आके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो C1 ओवर C2 बराबर आ जाएगा 1/3 के। और यहाँ से फिर एक चीज़ हमको और पता चल गई कि बच्चों जो C2 है वो 3 टाइम्स C1 आ गया। इसका मतलब है कि जो C2 है वो C1 से बड़ा है। तो C2 जो है वो C1 से क्या है बच्चों, बड़ा है। एक तो वो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता था, बताएं किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो आपने बता दिया कि बच्चों C2 क्या है, C1 से बड़ा है। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। दूसरा वो आपको ये भी कह सकता है कि भाई आप सिर्फ इनकी रेशो बताएं, तो वो अगर आपसे C1 और C2 की रेशो पूछे तो फिर यहाँ तक भी बात बन सकती है। अगर वो कहे कि C2 C1 से कितना बड़ा है तो वो आप ये भी बता सकते हैं। और इसके अलावा फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है, वो अगर आपको कह देता जी ये C1 जो है 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है, तो आपको कहता है जी बताएं C2 कितना है, तो आप C1 10 माइक्रोफैरड है क्योंकि, तो C1 अगर 10 माइक्रोफैरड है तो C2 कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोफैरड हो जाएगा। क्योंकि C1 की जब वैल्यू पुट करेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C2 जो है वो 30 माइक्रोफैरड आ जाएगा। इस तरीके के सवालात भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफिकल, क्योंकि जब बच्चे वो ग्राफ कर लेते हैं ना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वाले, तो फिर उनके लिए ये ग्राफ कोई चीज़ इतनी नहीं रहती। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलें बच्चों, दो ग्राफ मैं आपके सामने और बनाता हूँ, ज़रा इनको गौर से देखिएगा। मैंने आपको बताया कैपेसिटर का जब भी आप टॉपिक पढ़े हो ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने वेरिएबल्स का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप वेरिएबल्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने एमसीक्यूज़ को गलत कर सकते हैं। ये देखें, सपोज करें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी यहाँ पे कैपेसिटेंस है और यहाँ पे चार्ज है, ठीक।
तो इसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ जी हमारे पास जो है ना यहाँ पे कैपेसिटेंस है और हम कैपेसिटेंस को देखते हैं वोल्टेज के लिहाज से, इसके लिहाज से डील करते हैं वोल्टेज के लिहाज से। याद रखें पहली बात तो ये कि कैपेसिटेंस चार्ज के बढ़ने से कैपेसिटेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा जो ग्राफ होता है उस ग्राफ की जो शेप है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ही रहती है। ग्राफ की शेप क्या रहती है? स्ट्रेट लाइन रहती है, क्योंकि जो सी है वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ से क्या पता चलता है? सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू, सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी। बच्चों क्यू और वी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी तरह अगर सी और वी के दरमियान में भी ग्राफ देखा जाए तो बच्चों सी और वी के दरमियान में भी ग्राफ जो होगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि जो सी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है क्यू एंड वी के। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो ग्राफ्स हैं इनमें कैपेसिटेंस कांस्टेंट ही रहती है। इसके बाद बच्चों थोड़ी सी बात को हम आगे लेकर चलते हैं। कैपेसिटर की जो ये प्लेट्स हैं, ठीक है, कैपेसिटर की ये जो प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे अब एमसीक्यूज के लिहाज से। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। हाँ जी, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो आप गॉसेस लॉ की वो एप्लीकेशन एक पढ़ के आए हुए हैं, उस एप्लीकेशन में आप लोगों ने ये बात बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है कि जो कैपेसिटर होता है उसकी प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन के मुताबिक वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोड होती है। अब जो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोड होती है ये होती है एयर के साथ, ठीक है, जब एयर मौजूद है। जब कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद होगा तो यही फार्मूले में एप्सिलॉन नोड के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा। और सिग्मा इज इक्वल टू, हमें पता है चार्ज ओवर एरिया होता है, तो क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नोड भी इसका फार्मूला बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और इसी तरह कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है उसका वोल्टेज के साथ भी, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी एक रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी। और जी हाँ, जहाँ पे हम कहते हैं जी वी इज इक्वल टू ई डी, वी इज इक्वल टू ई डी। अब ई कितना है? क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नोड, तो क्यू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नोड। ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकालना हो तो ये उस पोटेंशियल डिफरेंस का भी फार्मूला आपकी निगाहों के सामने है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फिर इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हमने ये रिलेशन देखा। इसके अलावा फोर्स, ठीक है जी, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर हम प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई चार्ज ला के रख दें तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो जरा मैं पहले हेडिंग बना दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, आपने पहले पढ़ी होती है, बस हमने उनको समेटना है। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में अगर हम कोई बच्चों एक चार्ज ला के रख देते हैं, सपोज करें वो चार्ज है क्यू, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी उसका फार्मूला होगा क्यू ई। क्या फार्मूला होगा? क्यू ई। अच्छा, अब जो ई है उसका फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। हाँ जी, तो उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? वो ई का जो फार्मूला भी हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? वो हमने पढ़ा है क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नोड। क्या फार्मूला पढ़ा है? क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नोड। तो बच्चों फोर्स का जो फार्मूला बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? हाँ, अब क्यों, सॉरी, चार्ज हमने, क्योंकि चार्ज जो है वो तो क्यू ही है ना, इसलिए यहाँ पे भी हम क्यू ही लिख देंगे फिर। तो ये ऊपर बन गया जी क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नोड, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में फोर्स निकालने का तरीका। इसके बाद अच्छा, एक चीज आपको मैं और बताता चलूं, ये जो हमने फार्मूला भी पढ़ा है ना, इस फार्मूले में बच्चों जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, तो बेसिकली हम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो चार्ज है हमने यहाँ पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव पुट किया, हमने एक पर्टिकुलर चार्ज पुट किया है,
तो इसलिए हमने गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी कि किसी भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला जो होता है वो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोड होता है। क्या फार्मूला होता है? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोड। तो इसीलिए फिर इस फार्मूले में नीचे यहाँ पे 2 भी हम लगा देते होते हैं। तो जो फोर्स का एक्चुअल फार्मूला बन गया है, वो फोर्स का जो फार्मूला बन गया बच्चों, ये बराबर है कि क्यू स्केयर ओवर 2a एप्सिलॉन नोड। ठीक है, इसमें बस आप लोगों ने ये याद रखना है। हम एक सिंगल प्लेट के लिहाज से अगर फोर्स निकालें, ठीक है जी, तो उसके में फार्मूला है क्यू स्केयर ओवर 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे 2 भी है, तो इसलिए आपने इसको जरा ज़हन में रखना है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं देख रहे अभी। तो क्यू स्केयर ओवर 2 एरिया इंटू एप्सिलॉन नोट, ये फार्मूला, ये आपकी किताबों में नहीं लिखा, बस वैसे फिर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसको अपने जहन में रख लें। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अच्छा वो तो चले अभी देखते हैं, पहले तो हम यहाँ पे दो चीज़ें और देख लेते हैं, कैपेसिटर्स में डीसी बिहेवियर और कैपेसिटर्स में एसी बिहेवियर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपेसिटर में डीसी बिहेवियर और एसी बिहेवियर का क्या चक्कर है बच्चों? कैपेसिटर में डीसी बिहेवियर का क्या चक्कर है? याद रखिएगा, डीसी जो होता है हमें पता है कि ये ऐसा करंट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर तो हम प्योर डीसी की बात करें तो प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो टाइम पीरियड उसका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ऐसे ही है, तो किसी भी कैपेसिटर की डीसी, वैसे किसी भी सर्किट में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है 1/2πfc होती है। हम अगर डीसी के केस में, क्योंकि प्योर डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट आती है। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट आने की वजह से हम यहाँ पे एक बड़ी मशहूर लाइन लिखते होते हैं कि प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी की बात नहीं कर रहा, प्योर डीसी कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर। प्योर डीसी कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर। तो प्योर डीसी बच्चों कैपेसिटर में से पास नहीं कर सकता, क्योंकि प्योर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो जीरो होने की वजह से क्या होगा? वो सारा माहौल उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, मगर जो पल्सेटिंग डीसी होता है, ठीक है जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी पल्सेटिंग डीसी, अब जो पल्सेटिंग डीसी होता है, ठीक है, मतलब जिस तरह वो आप लोगों ने डीसी जनरेटर पढ़ा था, उसमें हमारे पास पल्सेटिंग डीसी आता था, फिर हम उसको स्मूथ डीसी बनाते थे। इस तरह आपने रेक्टिफायर पढ़ा था, उसमें भी पल्सेटिंग डीसी आता था, जिसको हम क्या बनाते थे बाद में? ऐसे पल्सेटिंग डीसी, जिसको हम बाद में स्मूथ डीसी बनाते थे वो फिल्टर को यूज़ करके। तो जो पल्सेटिंग डीसी होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती, लिहाजा इसकी भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस फिर इनफाइनाइट नहीं होगी। तो इट कैन पास थ्रू द कैपेसिटर, तो इट कैन पास थ्रू कैपेसिटर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैपेसिटर में से डीसी पास कर सकता है कि नहीं, आप उसको कहें भाई मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी दो, मेरे कॉन्सेप्ट खराब ना करो, पहले बताओ कि वो डीसी है कौन सा है, पल्सेटिंग डीसी है, स्मूथ डीसी है, कौन सा डीसी है? तो अगर वह कहे भाई पल्सेटिंग डीसी है, तो आप कहेंगे यस इट कैन फ्लो, मगर उसके रास्ते में रुकावट तो होगी, ज़ाहिर बात है। और पल्सेटिंग जो प्योर डीसी है उसके लिए तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, वो तो पास ही नहीं कर सकता। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कैपेसिटर बिहेव्स ओपन सर्किट फॉर डीसी। डीसी, तो डीसी बिहेवियर में कैपेसिटर एक्ट्स एज कैपेसिटर, ठीक है जी, बिहेव्स एज ओपन सर्किट। कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट फॉर डीसी बिहेवियर। अच्छा जी, इसके बाद अब हम बात करते हैं बच्चों एसी बिहेवियर की, कि कैपेसिटर में जो एसी बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। तो बच्चों कैपेसिटर में एसी बिहेवियर के लिए हमें सबसे पहले तो एक बात ये पता होनी चाहिए कि एसी सर्किट में ना तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, मतलब इसकी कोई ना कोई, पाकिस्तान में आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट जो यूज़ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होती है, ओ सॉरी 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और ये देखें अब जब मैं एक्स सी कैलकुलेट करूंगा तो एक्स सी बराबर आएगा 1/2πfc। अब ना एफ जीरो है ना सी जीरो है, तो इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें हासिल होती है। तो इसकी वजह से हम बस ये कहते हैं कि एसी, कंटिन्यूस एसी कैन फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। ठीक है जी, और याद रखिएगा बच्चों इसका मतलब है कंटिन्यूस एसी, ठीक है जी, कंटिन्यूस एसी कैन फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। लो जी, तो ये बच्चों कैपेसिटर के बारे में कुछ बातें होगी। अच्छा, उसके बाद ये जो कैपेसिटेंस है, अगर इसकी अब बात करें तो कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस किन किन चीज़ों के ऊपर होती है? कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार। याद रखिएगा किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है
वो जियोमेट्री ऑफ द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, जियोमेट्री ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, जो हम फार्मूला पढ़ते हैं ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ए एप्सिलॉन नोड ओवर डी होता है, इसका प्रूफ आपने किया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हम कहते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट। ये इफेक्टिव एरिया का वर्ड बड़ा जरूरी है, कैपेसिटर की प्लेट्स का इफेक्टिव एरिया जो एक दूसरे के आमने सामने होता है दोनों प्लेट्स का, बस फेसिंग एरिया भी इसको बोलते हैं। और बच्चों तीसरा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। तो ये कैपेसिटेंस इन इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। फिर यहाँ पर अब ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर ना एक थिकनेस से रिलेटेड एक सवाल आता होता है। तो ये अक्सर बच्चे जब पेपरों में देखते हैं कहते हैं सर ये तो पंगा पड़ गया था, मेरी बात याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा। जो कैपेसिटेंस होती है याद रखिएगा, दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस किस चीज के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है? थिकनेस ऑफ द प्लेट्स एंड मेटल ऑफ द प्लेट्स। थिकनेस, अब बच्चे कहते हैं सर थिकनेस उसकी ज्यादा होगी ना जिसका एरिया, भाई एरिया के साथ इसको नहीं कंपेयर करना। थिकनेस ऑफ द प्लेट्स एंड मेटल ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स किस मेटल की बनी है, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो बच्चों ये चीजें हैं जो कि बार बार देखी गई हैं एमसीक्यूज में। और यहां पे अगर आप गौर से देखें कैपेसिटेंस का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन, मीडियम की नेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और इन एरिया के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार अगर एरिया को डबल कर दें, एरिया को डबल करेंगे कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को डबल करेंगे तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो बच्चों कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इसी तरह मीडियम, हम एयर के अलावा कोई और भी मीडियम ला के रखेंगे तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो अभी ये मीडियम की बात तो हमने अभी आगे करनी भी है जाके। तो ये हो गई बच्चों हमारे पास बहुत आसान सी बातें कैपेसिटर के हवाले से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों से एमसीक्यूज बेतहाशा पूछे जा सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, इफ लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर डबल्ड देन इट्स कैपेसिटेंस विल बिकम। हाँ जी, जरा क्वेश्चन गौर से सुने। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम क्या काम करते हैं, इफ लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, if length width and thickness of plates of the capacitor are doubled। हाँ जी, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की लेंथ विड्थ थिकनेस को डबल कर दिया जाए, ठीक है जी, देन कैपेसिटेंस विल बिकम, देन सी विल बिकम। तो बच्चों कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी? जल्दी जल्दी आंसर बता दें। हाँ जी, डबल, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, रिमेन सेम। अब देखें, कुछ बच्चे कह रहे हैं डबल, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4 टाइम्स। अच्छा हम देखते हैं। अब हमने पढ़ा अभी फार्मूला C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। यार अब एरिया जो होता है ये लेंथ इनटू विड्थ नहीं होता। अच्छा एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर, डी अपनी जगह पे। अब आपने ना एप्सिलॉन नॉट को चेंज किया है ना डी को चेंज किया है, आपने तो प्लेट्स की लेंथ और उसकी विड्थ डबल की है। तो लेंथ को डबल किया 2L, विड्थ को डबल किया डबल विड्थ। एप्सिलॉन नॉट ओवर डी अपनी जगह पर रहने दे, ये 2 इंटू 2 4 एल डब्ल्यू एप्सिलॉन नोड ओवर डी, एल डब्ल्यू की जगह पर दोबारा ए लिख दें 4A एप्सिलॉन नोड ओवर डी। तो देखें यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो पहले से 4 गुना नहीं बढ़ गई, तो जो कैपेसिटेंस बच्चों न्यू आई है वो कितने गुना आ गई है? वो 4 टाइम्स आई है। अब देखिए कितनी आसान बात थी, मैंने आपको ऊपर अभी अलग तरीके बताए सारे कि ये पॉइंट्स हैं, मगर उसके बावजूद भी कई बच्चों ने आंसर गलत बताया। उसकी वजह ये है कि हम चीज़ों को जब थोड़ा सा ही, हाँ जी यस, मैंने देखें पुत्र मैंने यही बोला, इफ लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, तीन चीजों को आपने डबल किया अलग अलग, इसको भी डबल, इसको भी डबल, इसको भी डबल, ठीक है। तो थिकनेस से तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, मगर लेंथ और विड्थ को डबल करेंगे तो वो डबल डबल मिलके वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उत्तर नहीं ना, अगर आप लेंथ और विड्थ दोनों को डबल कर दे, एरिया का फार्मूला क्या होता है?
लेंथ इंटू विड्थ। देखिए एरिया का फार्मूला होता है पुत्र लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। जब आप लेंथ को डबल किया और विड्थ को भी डबल किया तो एरिया डबल थोड़ी होगा, एरिया तो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो जो न्यू एरिया आएगा वो पहले से कितने गुना आया, 4 गुना ना आया। हाँ जी, तो फिर जब लेंथ, अगर तो मैं कहूँ भाई मैंने लेंथ को ही सिर्फ डबल किया है फिर एरिया डबल हो, सिर्फ विड्थ को डबल किया है फिर एरिया डबल हो, दोनों को डबल करेंगे तो दोनों का 2 2 से ठा हो जाएगा। जब दोनों ठा होंगे तो फिर सारी बात है 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ओके जी। ले जी, इसके बाद अब थोड़ी सी बात को हम मजीद आगे लेके चलते हैं। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उस एनर्जी स्टोर्ड के रिलेशंस देखें। अभी मैं आपको ऊपर बता के आया था हम कि एनर्जी एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनर्जी का फार्मूला बच्चों 1/2 क्यू वी भी आपने पढ़ा था, फिर आपने एक फार्मूला इसका और पढ़ा है 1/2 सी वी स्केयर, और इसी तरह इसका एक फार्मूला और बनता है क्यू स्केयर ओवर 2 सी। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो समझ आ गए थे दोनों। देखिए ये तो हमने निकाला था एरिया अंडर द ग्राफ से ना, 1/2 क्यू वी, क्यू की जगह पर मैंने सी वी पुट किया था तो ये भी आ गया था, ठीक है। क्यू की जगह पर सी वी पुट किया था तो ये भी आ गया था। अच्छा, फिर अब आप एक काम करें ना, आप इस वी की जगह पर, आप इस क्यू की जगह, सॉरी हाँ, इस वी की जगह पर, इस वी की जगह पर क्यू ओवर सी पुट कर दें, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ओवर सी। तो आप इस वी की जगह पे क्यू ओवर सी पुट करें तो क्यू स्क्वायर ओवर 2 सी बन जाएगा। जी ये बात समझ में आ गई है सबको, ये फार्मूला याद हो जाएगा ना। अच्छा, थोड़ा मैं कह रहा हूँ गंद ना बजे, इसलिए मैं जरा इसको ना यस कर रहा हूँ जरा। अच्छा, चलो यस हो गया। अच्छा, 1/2 सी वी स्क्वायर, और बच्चों एक फार्मूला बन गया क्यू स्क्वायर ओवर 2 सी। अब बच्चों इस फार्मूले में अब आप देखें, मैं यहां से कह सकता हूं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में एनर्जी जो स्टोर होती है उसका क्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और उसका वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। इधर से मैं कह सकता हूं एनर्जी का सी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और वी स्केयर के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के स्केयर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। फिर मैं कह सकता हूँ एनर्जी का क्यू के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब बच्चे पागल होते हैं, वो कहते हैं सर कहीं पे एनर्जी के साथ डायरेक्ट कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, कहीं पे इनवर्स रिलेशन आ रहा है। सर हमें ऐसी बातें समझ नहीं आती, ये पता नहीं हमारे साथ पढ़ाई कौन सा मजाक करती है। और भाई पढ़ाई मजाक नहीं करती, तुम पढ़ाई के साथ मजाक करते हो। देखें आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बड़े गौर से क्वेश्चन को पढ़ा करेंगे। जब ये क्यू कांस्टेंट होगा ना तो उस वक्त वो पोटेंशियल, जब क्यू के साथ एनर्जी को देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। जब आप वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन देख रहे हैं उस वक्त क्यू कांस्टेंट है। आपको वो डाटा कभी भी ऐसे इनकम्प्लीट नहीं देगा, अगर देगा तो वो एमसीक्यू ही गलत होगा। अच्छा, अगर सी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका मतलब उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन उस वक्त होगा जब कैपेसिटेंस कांस्टेंट हो। इसी तरह क्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन उस वक्त है स्केयर के साथ अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, और कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रिलेशन उस वक्त है जब चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट हो। ये कंडीशंस के साथ ये रिलेशन बनते हैं। ये 6 के 6 रिलेशन अब आपको जुबानी आने चाहिए। देखें अब फॉर एग्जांपल, अब मैं इसी रिलेशन से अगर सवाल बनाऊं, ठीक है, बल्कि इस सवाल की बजाय अभी अब देखें अगर मैं इधर से रेशो वाले क्वेश्चंस बनाऊं तो यहाँ से रेशो वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। देखें अगर तो मैं बात करता हूँ सिर्फ रेशो की, तो v अगर कांस्टेंट होगा तो u1 ओवर u2, तो मैं लिख दूंगा u1 रेशो u2 इज इक्वल टू q1 रेशो q2। वो मैं जगह कम होने की वजह से रेशो का साइन डाल रहा हूँ। इसी तरह Q1 रेशो Q2 किसके बराबर आएगी, V1 रेशो V2 के बराबर आएगी। इसी तरह एनर्जी रेशो ऑफ द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू C1 रेशो C2 के बराबर आएगी। एनर्जी स्टोर्ड रेशो इज इक्वल टू V1 रेशो V2 रेशो का होल स्क्वायर आएगा। इसी तरह एनर्जी रेशो इज इक्वल टू Q1 रेशो Q2 का होल स्क्वायर आएगा। इसी तरह एनर्जी का जब इनवर्स रिलेशन है सी के साथ U1 ओवर U2 इज इक्वल टू C2 ओवर C1 आएगा। अब आप सोच रहे हैं सर ये सारे रिलेशन, ये तो डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन के तो आपको बातें पता है, पेपर में कैसे पूछेगा वो सवाल। देखें जब भी वो पेपर में आपको देखें, हर फार्मूले में 3 वेरिएबल्स हैं, एक एनर्जी वाला वेरिएबल तो सब में है, इसमें चार्ज और पोटेंशियल है, इसमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल है, इसमें चार्ज और कैपेसिटेंस है। अब आप देखें तीनों फार्मूलाज ओवरऑल एक दूसरे से डिफरेंट है। अब मैं आपको क्वेश्चन ये देता हूं कि भाई अगर मैं चार्ज को कांस्टेंट रख के वोल्टेज को डबल करूं, तो अब देखें
चार्ज को कांस्टेंट रख के वोल्टेज को डबल करूं तो एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन में चार्ज, वोल्टेज और एनर्जी 3 चीज़ों की बात कर दी है। तो अब ये तीनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले में, पहले वाले में आती हैं, ये पहले वाले फार्मूले में। तो हम पहले वाले फार्मूले के लिहाज से देखेंगे। अब मैं कहता हूँ जी चार्ज को कांस्टेंट रख के वोल्टेज को डबल किया। तो चार्ज को कांस्टेंट रख के आप वोल्टेज को डबल करेंगे। ठीक है, चार्ज को कांस्टेंट रख के वोल्टेज को डबल करेंगे तो चार्ज एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सॉरी ये एनर्जी है। तो अब ये जो मैं आपको बता रहा था कि अगर ऐसा एमसीक्यू है जिसमें, अब देखें आप इंफॉर्मेशन देखें उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। अब ये है यू क्यू वी, अच्छा ये है यू सी वी, और ये है यू, एनर्जी को कई दफ़ा ई भी बोल देता है वो, क्यू सी। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसके मुताबिक आप एमसीक्यू को सॉल्व करें। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछता हूं, अब सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे उसका। एमसीक्यू बड़े गौर से सुनिएगा आप, बड़े ध्यान से। मैं कहता हूं यार एक ना कैपेसिटर है, ठीक है, उसने, बल्कि दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, उनकी जो कैपेसिटेंस है, ठीक है जी, वो कांस्टेंट है। दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, और उनकी जो चार्जेस रेशो है वो 2/3 है। तो बताएं उनकी एनर्जी स्टोर्ड रेशो कितनी होगी, U1/U2 कितना होगा। अब देखिए मैंने आपसे कितना आसान सा सवाल पूछा। अब आप सबसे पहले देखें क्वेश्चन में कैपेसिटेंस, चार्ज और एनर्जी की बात हो रही है। तो सर्किट तो हमारा जो एमसीक्यू है उसमें कैपेसिटेंस, चार्ज और एनर्जी की बात हो रही है। कैपेसिटेंस, चार्ज और एनर्जी की बात हो रही है, ये वाला फार्मूला यूज। अच्छा, अब इसके लिए अब हम जब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उसके, अब हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2C। अब इस 2 तो कांस्टेंट है, ये बेसिकली ये है क्यू स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, सी के साथ इनवर्स रिलेशन। तो देखिए इसमें एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला बनेगा U1 रेशो U2 इज इक्वल टू Q1 रेशो Q2 का होल स्केयर इंटू C2/C1। मगर अब उसने बोल दिया कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये रेशो तो 1:1 होगी। तो अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा यही फार्मूला U1/U2 बराबर आ जाएगा जस्ट Q1 डिवाइडेड बाय Q2 का होल, क्योंकि हमें उसने बोल दिया है कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। तो भाई अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो फार्मूला जस्ट आप ये अब याद रखें। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो 2/3 का जब आप स्केयर लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 4:9। दैट इज योर आंसर। अच्छा, सिंपली अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ अब इसी तरह का क्वेश्चन, जरा गौर से सुनिएगा। एक और क्वेश्चन है, मैं आपको कहता हूँ कि यार कैपेसिटर स्टोर्ड में दो कैपेसिटर्स हैं, उनकी एनर्जी स्टोर्ड कांस्टेंट है, ठीक है, एक, और उनकी जो वोल्टेज रेशो है V1/V2 वो है बच्चों कितनी, 4/9। कितनी है, 4/9। बताएं उन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस रेशो कितनी होगी। अब आप क्वेश्चन देखें गौर से, मैंने आपसे क्वेश्चन में एनर्जी एनर्जी वोल्टेज कैपेसिटेंस 3 चीज़ें बोली हुई हैं। तो कौन सा ऐसा फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी, वोल्टेज और कैपेसिटेंस का, वो ये वाला है। तो अब आप चुप करके इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। अब एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 CV²। अब एनर्जी मैंने आपको बोल दिया कांस्टेंट है, 1/2 तो पहले ही कांस्टेंट है, तो ये CV² इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। एक्चुअल में ये CV² इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। देखें ना, ये भी कांस्टेंट, ये 1/2 भी कांस्टेंट, तो मैंने उनकी जगह पे कांस्टेंट लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखें मैं कह सकता हूँ C का V² के साथ क्या रिलेशन बन गया, इनवर्स रिलेशन बन गया। C का V² के साथ क्या रिलेशन बन गया, इनवर्स रिलेशन बन गया। तो अब मैं यहाँ से क्या कहूँगा, फिर मैं कहूँगा कि C1/C2 इज इक्वल टू इनवर्स रेशो ऑफ वोल्टेजेस का होल स्केयर V2/V1। तो समझ लगी बात। अब देखें C1/C2 V2/V1, V1/V2 4/9, तो V2/V1 कितना होगा, 9/4। तो 9/4 का होल स्केयर 81 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज योर आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपने एनर्जी स्टोर्ड के बारे में अच्छे अच्छे आंसर दें। ओके, इसके बाद बच्चों अब हम एनर्जी स्टोर्ड भी हमारी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अब हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक ला के रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, वो अब हम देखते हैं। ले जी, अब कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी प्लेट्स के दरमियान में जब हम एयर मौजूद होती है,
कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जब एयर मौजूद होती है तो उस वक्त तो कैपेसिटेंस का फार्मूला आपने पढ़ लिया ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब जो बात है, अगर हम किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम ला के रख दें तो क्या होता? मैं हेडिंग बनाने लगा हूं, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है? राइटिंग भी अजीब बात। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। सर जी बड़े गौर से समझिएगा, ये डाई इलेक्ट्रिक वाली बात जल्दी हजम नहीं होती नियानों को। मैं आपको जो बातें बताऊंगा उनको गौर से आप लोगों ने सुनना है। देखें, जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, ये सपोज करें हमारे पास ये एक अदद कैपेसिटर था, ठीक है, ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, एक और कैपेसिटर की प्लेट बना देते हैं, यहाँ पे ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये कैपेसिटर को हमने इस प्लेट को सपोज करें पॉजिटिव चार्ज दिया, इस प्लेट को सपोज करें नेगेटिव चार्ज दिया। इस वक्त ये चार्ज्ड कैपेसिटर है। ये क्या है? चार्ज्ड कैपेसिटर है। इसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये है चार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है। ये वो वाला केस है, ये पहला केस है कि चार्ज्ड कैपेसिटर है, चार्ज्ड कैपेसिटर है एंड बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, और अभी हमने बैटरी इसके साथ कनेक्ट नहीं की। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इससे रिलेटेड सवाल आप लोगों ने अक्सर औकात देखे होंगे, गलत करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा। दुआ करें अब कंफ्यूज ना रहें। अच्छा, बैटरी इज नोट, बैटरी नॉट कनेक्टेड मतलब बस हमने चार्ज करके इसको रखा हुआ है, यानी ये चार्ज्ड कैपेसिटर है पहले से, और चार्ज किया, बैटरी उतार दी, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो जब ये चार्ज्ड कैपेसिटर है, जब हम इसकी प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं, क्या ला के रखते हैं? ये डाइलेक्ट्रिक ला के जैसे ही हम इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं तो क्या होता है? अब डाइलेक्ट्रिक के ला के रखने से क्या होता है, ये बातें आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं कि जो प्लेट्स का जो चार्ज होता है बच्चों, ये प्लेट्स के ऊपर से जो चार्ज होता है ये डिक्रीज कर जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ना बेसिकली डाइपोल्स बन जाते हैं। अगर आपने पढ़े हो ऐसे ऐसे ये क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाती है इनकी। ये सारी बातें आपने बड़ी डिटेल में पढ़ी हैं। देखें, जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक के भी बच्चों एटम्स होते हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उनका नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो गया सारा का सारा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? नेगेटिव प्लेट की तरफ। अच्छा, तो अब अंदर ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी आप देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर मौजूद हर एटम कुछ यूं बन गया कि हर एटम की एक साइड नेगेटिव बन गई, एक साइड पॉजिटिव बन गई। असल में हुआ क्या है कि जब ये देखिए, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या काम करता है, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मगर क्योंकि ये कंडक्ट तो नहीं करता चार्जेस को, बस सिर्फ प्लेट्स के ऊपर से चार्ज को कम कर देता है अपनी तरफ अट्रैक्शन की वजह से। इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज क्या काम करता है, इस पॉजिटिव लेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इट डजंट मीन कि कैपेसिटर का टोटल चार्ज डिस्टर्ब हो गया। देखिए, सिर्फ प्लेट के ऊपर से चार्ज कम होकर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर आ गया, डाइलेक्ट्रिक के साथ जाके जुड़ गया है, मतलब उसकी सरफेस पे आ गया है, उससे उससे कंडक्शन भी नहीं हुई, तो रहा तो कैपेसिटर पूरे कैपेसिटर के अंदर ही है ना, सिर्फ प्लेट के ऊपर से चार्ज कम हो गया। तो याद रखें बच्चों, जब हम डाइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं तो जो टोटल चार्ज होता है कैपेसिटर का, वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है, टोटल चार्ज के ऊपर नहीं कोई भी फर्क पड़ता। हाँ, प्लेट्स का जो चार्ज है बच्चों, वो क्या कर गया है, तो प्लेट्स का पर्टिकुलर एरिया, उसमें जो चार्ज है वो डिक्रीज हो, उस चार्ज के डिक्रीज होने की वजह से सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी वो भी डिक्रीज हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो तो ई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्म होता है ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। सिग्मा डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो। फिर V इज इक्वल टू ई डी पढ़ते हैं हम, तो बच्चों अगर E डिक्रीज कर गया इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का कोई सा भी फार्मूला पकड़ लें,
1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर AD, ये भी एक फार्मूला होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट हो तो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इन टर्म्स में। तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज की है तो एनर्जी स्टोर्ड भी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो बच्चों याद रखिएगा जब किसी चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में हम डाइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं, जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। नेट चार्ज कैपेसिटर का टोटल चार्ज वो नहीं चेंज होता। हाँ, प्लेट्स के ऊपर से चार्ज कम हुआ ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन, बस डाइलेक्ट्रिक ने उसके चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया है, न्यूट्रल नहीं किया। अच्छा, तो जिसकी वजह से सिग्मा, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो Q ओवर A होता है, तो जब Q डिक्रीज करेगा जाहिर बात है सिग्मा भी डिक्रीज करेगा। सिग्मा डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, E डिक्रीज करेगा, V डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, एनर्जी स्टोर्ड भी डिक्रीज कर जाएगी। अब बच्चे कहते हैं सर नहीं सर हमको मज़ा नहीं आया, हम तो ये भी पढ़ते हैं कि एनर्जी के साथ एनर्जी का फार्मूला आपने यही क्यों यूज़ किया है? सर हम एनर्जी के फार्मूले तो 3 पढ़ते हैं, 1/2 QV पढ़ते हैं, Q²/2 CV पढ़ते हैं और फिर हम पढ़ते हैं 1/2 CV²। हम तो ये 3 फार्मूले पढ़ते हैं भाई, तीनों के साथ कर लो। देखो, आप देखो नेट चार्ज क्या रहा है, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहा, ओके। V क्या किया, डिक्रीज किया, तो V डिक्रीज किया, एनर्जी भी डिक्रीज की। ये लो इधर से देख लो, एक नया आया कहता सर नो मैं तो इधर से देखूंगा, ओके ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। डाइलेक्ट्रिक ला के रखने से कैपेसिटेंस क्या करती है, हाँ कैपेसिटेंस रह गई थी। देखो सर C इज इक्वल टू होता है Q ओवर V, तो जब कैपेसिटर का टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहा तो पीछे बच गया V, तो C का V के साथ क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। यहाँ से पता क्या चला कि जब V डिक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक के ला के रखने से कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करती है, C तो इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये अब देखें इस फार्मूले में देखें ये कांस्टेंट रहा, सी क्या किया, इंक्रीज किया, सी इंक्रीज किया, एनर्जी अभी भी डिक्रीज की। ओके, एक बच्चा कहता सर नो मैं तो इस फार्मूले से देखूंगा, ओके भाई अब सी और वी दोनों है। अब हमें पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स में डाइलेक्ट्रिक के लाके रखने से वी तो डिक्रीज करता है, वी डिक्रीज करता है, सी इंक्रीज करता है। अब दोनों, अब देखो भाई अब वी का स्केयर है तो डीटो पावर किसकी हुई, वी की हुई, तो वी ज्यादा तेज से डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी ओवरऑल अभी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सर ये देखें कितने एमसीक्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एमसीक्यूज तो आपके यहीं पे बन गए कि जब बैटरी कनेक्ट ना हो और डाइलेक्ट्रिक ला के चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रखे तो ये सूरत हाल बनती है। तो ये बड़ा छोटा सा अब इसका सेकंड केस है और वो ये है कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक तो ला के रखें मगर साथ में हम बैटरी अटैच रखें, इसके साथ बैटरी क्या रखें, साथ अटैच रखें। यानी कि अब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक तो आया, डाइलेक्ट्रिक तो प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब बी केस हमारा ये है कि कैपेसिटर चार्ज्ड कैपेसिटर है, यानी कि बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है एंड डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड। बैटरी कनेक्ट हो और हम डाइलेक्ट्रिक को ला के कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रख दें तो क्या माहौल बनेगा भाईजान। सेम वही काम देखें जब आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर देंगे ना, जरा गौर से सुने, जब आपने क्या कनेक्ट कर देनी है, बैटरी। तो बच्चों जब आप इसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो यार देखें जब आप डाइलेक्ट्रिक ला के रख रहे थे तो क्या डिक्रीज कर रहा था, अगर आप देखें पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था ना, पोटेंशियल क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो जब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर रही थी, मगर जब आप बैटरी, जब आप ये बैटरी लगा देंगे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस एक वी है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता था, ठीक है, वो अब डिक्रीज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बैटरी उसको दोबारा से क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो बच्चों उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में होगा कुछ यूं कि जब हम बैटरी को अटैच कर देंगे तो बैटरी अटैच करने का मकसद बेसिकली ये है कि जो हमारा वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भाई कांस्टेंट रह जाए। जब हम बैटरी अटैच कर देंगे और डाइलेक्ट्रिक भी ला के रखेंगे तो बच्चों पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैटरी उसके पोटेंशियल को स्टेबल कर देगी। अब देखिए अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो क्यू का सी के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अब जब बैटरी ला के रखी है
तो चार्ज क्या कर जाएगा, वही जो चार्ज पहले डिक्रीज किया था वही चार्ज इंक्रीज कर गया। अब वही चार्ज जब इंक्रीज कर गया तो हम क्या कहेंगे कि भाई कैपेसिटेंस भी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई। ठीक हो गया जी। तो याद रखिएगा जब हम डाइइलेक्ट्रिक भी प्रेजेंट हो और बैटरी भी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल डिफरेंस के कांस्टेंट होने की वजह से, और क्यों, क्योंकि पहले वो डिक्रीज करा था जब हमने डाइइलेक्ट्रिक ला के रखा था, अब डाइइलेक्ट्रिक है और बैटरी भी है, बैटरी दोबारा चार्जेस को क्या कर देगी, मजीद इंक्रीज कर देगी दोबारा से। इस लिहाज से कैपेसिटेंस जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जाहिर बात है अब इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। याद रखिएगा कि जो सिग्मा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। क्या होती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा क्या रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वी कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ई कांस्टेंट रहेगा तो सिग्मा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखें ई भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, सिर्फ कैपेसिटेंस इंक्रीज की है, चार्ज इंक्रीज किया है, वो भी इसलिए क्योंकि पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए वो इंक्रीज कर गए। उसके बाद बच्चों एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी का फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं बेतहाशा, हम 1/2 QV से ही बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए वी तो कांस्टेंट है तो क्यू इंक्रीज कर गया तो एनर्जी स्टोर्ड भी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो ले जी ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड दोनों इंक्रीज कर गई है जब बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी कनेक्टेड नहीं भी थी तब भी, इन दोनों केसेस में। दोनों केसेस में भाई उसमें तो एनर्जी डिक्रीज की थी चर्सियो, इसमें तो एनर्जी डिक्रीज की थी ना। ठीक है, तो इसमें डाइइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, मगर आपने क्या काम किया, डाइइलेक्ट्रिक देखिए प्रेजेंट है और बैटरी को बस कनेक्ट किया, तो फर्क क्या पड़ा है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज कर गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रही है, सिग्मा भी सेम रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सेम रही है यार, वो E इज इक्वल टू वी डी नहीं पढ़ते, तो जब V कांस्टेंट है तो E भी कांस्टेंट होगा, D तो पहले ही कांस्टेंट है। ले जी, अगर यहां पे क्वेश्चन ये हो कि यार अगर डाइइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दिया जाए तो अब क्या फर्क पड़ेगा, तो भाई यही सारे केसेस उलट जाएंगे जब डाइइलेक्ट्रिक को रिमूव करेंगे। जब डाइइलेक्ट्रिक ला के रखा है, ठीक है, और बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तब के ये वाले केस हैं। डाइइलेक्ट्रिक ला के रखा हुआ और बैटरी कनेक्टेड है तो ये वाले केसेस हैं। जब रिमूव कर देंगे तो सारा कुछ इनके उलट हो जाएगा। ठीक है, ले जी इसके बाद बच्चों आखिरी बात करते हैं, फिर हम अपने एमसीक्यूज की तरफ कुछ चलते हैं। ठीक है, वो है कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हवाले से आपने पहले बहुत सारी चीजें वैसे पढ़ी हुई हैं। ठीक है, कि कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है उसमें क्या फ़र्क है। मैं आपको वैसे इसकी बस छोटी छोटी मेन मेन बातें बताऊंगा ताकि हम जल्दी जल्दी इसको कवर करके आगे चलें। याद रखिएगा कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जो ग्राफ है, एक तो वो ग्राफ आपको बुक वाला लाजमी आना चाहिए। उस ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, बनते भी हैं, बहुत आसान है, वो मुश्किल नहीं है। पहले तो कैपेसिटर की चार्जिंग की जो इक्वेशन है, ठीक है, वो होती है Q इज इक्वल टू क्यू नोड 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। इसी तरह ये इंस्टेंटेनियस यानी चार्ज एट एनी इंस्टेंट, और इसी तरह डिस्चार्जिंग की इक्वेशन Q इज इक्वल टू क्यू नोड ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। बच्चों ये इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू क्यू नोड ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, Q इज इक्वल टू क्यू नोड 1 माइनस टी ओवर आर सी। ये आपकी बुक में, मतलब ये रेगुलर एफएससी के जो पीटीबी वाले बच्चे हैं उनकी बुक्स में तो नहीं लिखा होता। ठीक है, फेडरल की बुक्स में लिखा होता है फिर भी ये फार्मूला। अच्छा, अब कैपेसिटर के केस में जो टाइम कांस्टेंट होता है उसका फार्मूला चार्जिंग के केस में T इज इक्वल टू आर सी है, इसमें भी T इज इक्वल टू आर सी ही होता है, मगर फर्क ये होता है कि ये जो टाइम होता है ये कोई भी कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% तक चार्ज होने में जो टाइम लेता है डेट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, और टोटल चार्ज का 37% डिस्चार्ज होने में कोई भी कैपेसिटर जो टाइम लेता है उसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग। तो ये टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग और टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग दोनों की परसेंटेज याद रखनी है आपने, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यानी कि मैं ये कहता हूं कि कोई भी कैपेसिटर का चार्ज 63% का मतलब है 0.63 ऑफ क्यू नोड होने में जितना टाइम लेता है उसको टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग बोलते हैं। क्यू इज इक्वल टू 0.37 क्यू नोड डिस्चार्ज होने में जितना टाइम लगा डेट इज नोन एज डिस्चार्जिंग टाइम। ठीक है, अच्छा अब ग्राफ इसका क्या है, टी इज इक्वल टू आर सी, यहाँ से टी इज इक्वल टू आर सी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू भी बनता है
कि टी इस रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, कैपेसिटेंस का फैरड। तो ओहम इंटू फैरड जो होता है ये सेकंड के बराबर होता है। तो यहाँ से ये एमसीक्यू भी बनता है। फिर उसके बाद कैपेसिटर की चार्जिंग का ये जो परसेंटेज है ये बेसिकली आती कहाँ से है, अभी इसकी डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत तो नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसके फार्मूले में टी की जगह पर ये देखें, जो ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले में अगर हम टी की जगह पे आर सी पुट कर दें, तो अगर टी की जगह पे आर सी पुट कर देंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नोड 1 माइनस टी की जगह पे आर सी पुट करेंगे तो वो कट जाएगा, -1 बचा। तो क्यू नोड 1 माइनस 1 ओवर ई। अब ई 2.718 होता है, मैथ में आप पढ़ते हैं, तो 1 माइनस 1 ओवर 2.718 करें, आप जाके चेक कर लें, 0.63 के करीब करीब आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसको देखते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नोड, तो ई की पावर -1 बचेगा, क्योंकि टी की जगह पे आर सी पुट करेंगे, आर सी से कट जाएगा। तो क्यू नोड 1 ओवर ई की जगह पे 2.718 पुट करें, डिवाइड करें 0.37, 1 ओवर वो करेंगे ना 2.718, तो ये क्यू इज इक्वल टू इतना आ जाएगा 0.37 क्यू नोड। तो ये बेसिकली परसेंटेज यहाँ से निकली होती है। खैर, अब हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में ग्राफ जो था इसका, जो आप बुक से पढ़ते आए हैं, उस ग्राफ से रिलेटेड सवालात कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाऊँ। देखिए, अगर बच्चों मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यार ये हमारे पास ग्राफ है, एक चार्जिंग का बना लेते हैं और एक साइड पे डिस्चार्जिंग का। तो बस गौर से सुन लेना, जो बात बताने लगा हूँ वही काम की है, फिर ये देखो कैसे फटे पे जाता। देखो, कैपेसिटर की जो चार्जिंग होती है, हमें पता है कि टाइम के साथ-साथ कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और एक वक़्त आता है कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, झूलेलाल मस्त कलंदर। ये जो चार्ज होता है, इस जो मैक्सिमम ये जितना चार्ज हो गया है, इस मैक्सिमम चार्ज को हम बोलते हैं क्यू नोड। क्या बोलते हैं? क्यू नोड। ये ग्राफ में वाई एक्सिस पर हम क्यू लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं, ये याद रखिएगा बात, ठीक है? अच्छा, अब ये चार्ज आहिस्ता-आहिस्ता कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, झूलेलाल मस्त कलंदर, और एक वक़्त आया चार्ज मज़ीद कितना बढ़ेगा यार, उसकी भी तो कैपेसिटी है। रोटी कितनी खा लोगे? खाते-खाते थक ही जाओगे, फट ही जाओगे, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो ग्राफ है, इसकी जो शेप है, ये पहली तो बात देखें, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग जो है, ये होती है एक्स्पोनेंशियल। ये क्या होती है? एक्स्पोनेंशियल। बड़ा मशहूर एमसीक्यू है ये। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर जो होती है, ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन, क्योंकि देखें एक्सपोनेंशियल, ये जो ई है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस के ऊपर आया हुआ है ना, तो इसलिए इसका ग्राफ की शेप ऐसी होती है। अच्छा, अब आप देखिए, अगर मेरे पास ये एक और कर्व होती, सपोज करें एक कैपेसिटर की ये क्यूटी ग्राफ की, ये नहीं चार्जिंग की कर्व है कि आहिस्ता आहिस्ता चार्ज बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक और कैपेसिटर है यार, उसकी मेरे पास चार्जिंग की ग्राफ ये आ गया। एक और कैपेसिटर है उसके पास, उसकी मेरे पास चार्जिंग की कोई ये आ गई है। अच्छा, ये ग्राफ ये आ गया कि चार्ज आहिस्ता आहिस्ता उसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन से कैपेसिटर की चार्जिंग जल्दी हो रही है, कौन से की देर से हो रही है? इस चीज को समझने के लिए अभी मैंने आपको बताया ये 0.63 बड़ी अलग किस्म की चीज है, ठीक है? बोलने तो मैं कुछ और लगा था, मगर कोई नहीं। ये क्यू नोड, ये टोटल चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ 1 है। 0.63 से कम होता है, ये तकरीबन कहीं यहाँ पे बनेगा, अंदाजन कह लेते हैं, ये लेट्स सपोज 0.63 क्यू नोड। भाई आपने 0.63 क्यू नोड के ऊपर पप्पू सी एक लाइन लगा देनी है, ऐसे प्यार से लाइन लगाओ, मगर प्यार से। ये लाइन जहां जहां पे जाके कर्व्स को टच कर रही है, उस टच करने के बाद ऐसे उसको नीचे को ड्रॉ कर लो, यूं 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 और यूं, ऐसे ऐसे नीचे को टच कर लो। अब देखो, जब नीचे को टच करोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसका टाइम कांस्टेंट इतना आ रहा है, इसका टी इतना आ रहा है, और इस कर्व का टी इतना आ रहा है। अब टी इज इक्वल टू क्या है? आर सी। इसका मतलब टी जितना ज्यादा होगा, आर सी भी उतना ज्यादा होगा। तो अब देखें, इसका टाइम कांस्टेंट इस वक्त देखें, ये तीसरी कर्व है, इसको लेट्स सपोज C3, इसको C2, इसको C1 बोलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कौन सा कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, कौन सा देर से, वो तो चले मैं बाद में। पहले देखें, इसका आर सी क्या आ रहा है? सबसे लार्ज, क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट ओरिजिन से लेके यहां तक सबसे ज्यादा है, तो मैं कहूंगा लार्ज आर सी का मतलब इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है। और इसको अगर देखें तो इसका टाइम कांस्टेंट सबसे कम है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? स्मॉल आर सी। तो दरमियान वाला तो मिड में है ना, मॉडरेट आर सी। अच्छा, स्मॉल आर सी या लार्ज आर सी का मतलब क्या है? जिस कैपेसिटर का आर सी जितना ज्यादा लार्ज होगा, इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर 63% तक चार्ज होने में ज्यादा टाइम ले रहा है। इसका मतलब ये स्लो चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है इसकी चार्जिंग स्लो हो रही है, जबकि जिसकी आरसी स्मॉल है वो जल्दी अपने 63% तक पहुंच रहा है। इसका मतलब ये रैपिड चार्जिंग हो रही है। तो रैपिडली चार्ज होने वाला, तो अगर मैं आपसे पूछूं जल्दी चार्ज कौन हो रहा है, तो C1 जल्दी चार्ज हो रहा है, जबकि C3 आहिस्ता आहिस्ता चार्ज हो रहा है। तो अगर मैं चार्जिंग टाइम आपसे पूछूं तो सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है चार्ज होने में? C3, उससे कम C2, और सबसे कम जो चार्ज होने में टाइम ले रहा है वो C1 ले रहा है।
तो अगर चार्जिंग के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? C3, उससे कम बच्चों C2 और सबसे कम C1 टाइम ले रहा है। ये टाइम की बात हुई है कि कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है चार्ज होने में। और अगर मैं पूछूं कि कौन जल्दी चार्ज हो रहा है, तो C1 जल्दी चार्ज हो रहा है, C2 देर से चार्ज हो रहा है और C3 सबसे देर से चार्ज हो रहा है। तो मतलब टाइम ज़्यादा C3 ही ले रहा है ना। तो ये बात थी बच्चों यहाँ पे बड़ी समझने वाली। ठीक है। इसके बाद अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूं तो लेट्स सपोज ये मेरे पास ग्राफ में वेरिएबल यहाँ पे Q है, यहाँ पे T है। अब मुझे पता है कि टाइम के साथ साथ अगर एक कैपेसिटर फुली चार्ज था सपोज करें, अब टाइम के साथ साथ उसका कैपेसिटर बेचारे का ज़ाहिर बात है, अब वो धीमे 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 क्या होना है, उसने आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग, लेट्स सपोज 3 कैपेसिटर्स हैं, उन तीनों का हमारे पास ये ग्राफ है डिस्चार्जिंग का। ठीक है। ये ग्राफ अकॉर्डिंग टू बुक नहीं, बस मैं तो समझाने के लिए जो मैं बता रहा हूँ बस उसको समझें। अब देखें हम 37% पे, वहां पर 0.37, वहां पे 0.63 पे 0.37 क्यू नोड के यहाँ पे होगा ये टोटल क्यू नोड का। तो हम 0.37 क्यू नोड के ऊपर लाइन लगाएंगे, इसका टाइम इतना बनेगा, इसका इतना बनेगा, इसका इतना। अब इसका टाइम कांस्टेंट कम है, इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, उसका टाइम कांस्टेंट और ज्यादा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार लार्ज आरसी है, जबकि एंड वाली को क्या कहेंगे, स्मॉल आरसी। तो स्मॉल आरसी का मतलब क्या है कि स्मॉल आरसी का मतलब क्या है कि रैपिडली वो जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा है, रैपिड डिस्चार्जिंग हो रही है। ठीक है। जबकि अगर इसकी बात करें तो बच्चों इसका मतलब है जिसकी आरसी क्या है, लार्ज है, इसका मतलब है कि ये इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब है ये स्लो डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्जिंग होने में ज्यादा टाइम ले रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है डिस्चार्ज होने में, अगर लेट्स सपोज ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? तो याद रखिएगा बच्चों सबसे ज्यादा टाइम इस वक्त इनमें से कौन ले रहा है? तो वो जाहिर बात है ये जो C1 है ये ज्यादा टाइम ले रहा है, तो C1 का टाइम C2 और C3 के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। ले जी, ये होगी हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हवाले से बात। अच्छा, अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बड़ी काम की बात। देखें कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है, कैपेसिटर में हम पढ़ते थे ना वो लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट, वो भी मैं आपको बता दूं। देखें जब कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज इकट्ठा हो रहा होता है उस वक्त सर्किट में करंट फ्लो करता है। हम ये पढ़ते हैं कि कैपेसिटर कैपेसिटर ड्रॉज, और जब एसी की हम बात करते हैं लीडिंग करंट, या हम सादा जुबान में ये कहते हैं कि कैपेसिटर में जो करंट होता है वो क्या करता है, लीड करता है, और जो वोल्टेज होता है बच्चों वो क्या करता है, लैग करता है। ये एसी सर्किट्स के अंदर हम पढ़ते हैं, ये बातें हम पढ़ के आए हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह पुत्र पता क्या है, याद रखिएगा, पुत्र जब भी कैपेसिटर कोई भी चार्ज हो रहा होता है तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता एक प्लेट से चार्ज निकल के दूसरी प्लेट पे जाता है। आपको पता है शुरू में चार्ज बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, अब ग्राफ देखें ना तो चार्ज बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो चार्ज की क्वांटिटी जब प्लेटों पर आ गई है तो चार्ज मजीद सर्किट में फ्लो करना रुक गया है। इसका मतलब करंट क्या होना शुरू हो गया, कम हो गया। शुरू में एट द स्टार्ट देखें, स्टार्टिंग पे मुझे बताएं जो करंट है जब चार्ज एकदम फ्लो करता है, क्योंकि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ते हैं दूसरी प्लेट की तरफ, वो बाद में फिर बैटरी जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स को भेजती है क्योंकि पहले वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो शुरू में एट द स्टार्ट करंट बहुत तेजी से फ्लो कर रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, तो कैपेसिटर जिस सर्किट में लगा होता है उस सर्किट में करंट डिक्रीज करता जाता है, मगर शुरू में करंट एकदम फ्लो करता है बहुत तेजी से, इसलिए हम बोलते हैं कैपेसिटर जो होता है करंट उसमें लीड करता है और वोल्टेज उसमें लैगिंग होता है। ठीक हो गया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने आपको बता दी, ये एमसीक्यूज में आगे आएगी भी। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ रिलेशंस हैं। कैपेसिटर्स सीरीज में और पैरेलल में कैसे लगे होते हैं, ये बात जरा गौर से सुनिएगा। कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बच्चों दो तरह का होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितनी तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक को बच्चों हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यार इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन का हम दूसरा नाम रखते हैं यार,
उत्तर करंट लीडिंग और लैगिंग में ग्राफ बना के देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ आता है, मगर क्योंकि ये टॉपिक ऐसी बिहेवियर वाला हमारे शामिल नहीं है एमडी कैट में, इसलिए मैंने जस्ट आपको ये बताया है। इतनी बात ज़हन में रखें, जब हम कैपेसिटर को किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग, जब चार्ज एकदम फ्लो करता है सर्किट में, ज़ाहिर बात है बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लेके जाती है, तो उससे क्या होता है कि करंट बहुत ज़्यादा शुरू में फ्लो कर रहा होता है, मगर जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आता जाता है, तो आपको पता है कैपेसिटर चार्ज जैसे जैसे होता जाता है तो करंट जो है वो उतना ही कम होता जाता है, और एक वक्त आता है कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, इट मीन्स अब सर्किट में मजीद करंट फ्लो करने की गुंजाइश नहीं है, तो करंट कम हो जाता है। तो शुरू में करंट ज्यादा फ्लो करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा होता है। ठीक है, ले जी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, एक एंड के साथ दूसरा एंड। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन। ये मैटर की किताबों के अंदर भी ये बातें लिखी हैं, आपने पढ़ी हुई है पहले। साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन और एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन में ये होता है कि यार ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके साथ भाई एक और कैपेसिटर जोड़ दो, हमारा दिल करता है तो इसके साथ एक और कैपेसिटर जोड़ दो। अच्छा, ये C1 है, ये C2 है, C3 है। तो अगर हम कैपेसिटर्स को ऐसे एंड टू एंड जोड़ दें तो बच्चों याद रखिएगा, इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। कैपेसिटर्स में जो बच्चों ये कैपेसिटेंस को सोल्व करने का फार्मूला है पैरेलल सीरीज में, वो 1/2C1 1/C1 जमा 1/C2 जमा 1/C3 होता है। और कैपेसिटर्स में जब कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो जो टोटल चार्ज होता है कैपेसिटर का वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जबकि वोल्टेज जो होता है वो हर एक में डिवाइड हो जाता है। तो याद रखिएगा, चार्ज सीरीज सर्किट में कांस्टेंट रहता है हर कैपेसिटर में, और वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है, क्योंकि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट होती है। और अगर मैं बात करूं एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की, अगर सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगे हों सीरीज में, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला जो होता है वो बराबर होता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/N। उत्तर अपना माइक ऑफ करें जिस बच्चे का भी माइक ऑन है। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/N। ये फार्मूला होता है अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, क्या हो गया था? अभी बताया क्यू कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, वोल्टेज क्या होता है सीरीज में? वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों, फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस सेम हो, सी हो, तो देखें ना फिर 1/C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा यार 1/C जमा 1/C जमा 1/C, तो ये चलता जाएगा एंड सो ऑन 1/C। तो यार मैं इसको n/C ना लिख दूं, मैं लिख सकता हूँ ना इसको n/C। जब मैं इसको n/C लिख दूंगा, जब मैं इसको उल्टा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? तो हम कहेंगे सी इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा C/N। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को अगर सीरीज में लगा दें तो बच्चों उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? C/N होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर अगर कैपेसिटर्स को हम जोड़ दें पैरेलल में, पैरेलल में किस तरीके से जोड़ा? मतलब कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है जी, इसी तरह फिर हमारे पास ये कैपेसिटर है, इसके साथ मैं एक और कैपेसिटर है ऐसे ला के जोड़ देता हूँ, फिर इसके साथ एक और कैपेसिटर है वो ला के ऐसे जोड़ दिया। अब ये तीनों कैपेसिटर्स बच्चों सपोज करें इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, C3 है, अगर मैं इनको पैरेलल में जोड़ दूंगा तो पैरेलल में याद रखिएगा सी इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला C1 जमा C2 जमा C3 जमा एंड सो ऑन अप टू CN, ये चलेगा। ठीक है, अब ये फार्मूला और अब याद रखिएगा पैरेलल में क्योंकि बैटरी हर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो जाती है तो वोल्टेज सेम रहता है, और इसमें अब चार्ज डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या डिवाइड हो जाता है? चार्ज डिवाइड हो जाता है। और सी इक्विवेलेंट जो होती है एन कैपेसिटर्स के लिए उसका फार्मूला होता है NC, फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। तो फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स बच्चों
ये जो फार्मूला होता है ये NC हो जाता है। तो हम ये भी कहते हैं कि अगर हमने कैपेसिटर्स मैक्सिमम कैपेसिटेंस हासिल करनी हो तो बच्चों कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाए। टू गेट मैक्सिमम कैपेसिटेंस हम बच्चों कैपेसिटर्स को किस तरीके से जोड़ते हैं? पैरेलल तरीके से जोड़ते हैं। और अगर हम यहाँ पे मिनिमम कैपेसिटेंस हासिल करना चाहते हैं, कैपेसिटर्स को जोड़ के हम ओवरऑल कैपेसिटेंस को मिनिमम बनाना चाहते हैं, तो मिनिमम कैपेसिटेंस हासिल करने के लिए हमें कैपेसिटर्स को सीरीज तरीके से जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे एक रिलेशन भी निकालते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटेंस ओवर मिनिमम कैपेसिटेंस रेशियो क्या होगी। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस का फार्मूला है NC, मिनिमम कैपेसिटेंस का फार्मूला है C/N। तो बच्चों ये C से कट गया, N ऊपर गया तो N स्क्वायर बन गया। तो ये एक रिलेशन है, MCQs के लिहाज से आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो बच्चों बातें थी ये तो बड़ी आसान से थी, आपको कैपेसिटर्स की ये बातें पता होनी चाहिए। अभी हम इसके अपने नेक्स्ट लेक्चर में मुश्किल जो इसके सर्किट्स होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, और इनसे रिलेटेड MCQs हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, हम लोगों ने अपने कल वाले लेक्चर में जो ये कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ा था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इससे आगे अब हम बात चलाएंगे कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ी सी ज़रा स्पेस हम बना लेते हैं ना। अच्छा जी, अगर मैं आप लोगों को कैपेसिटर्स का कहता हूँ जी बताएं मुझे ये जो कैपेसिटर्स मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ ये सीरीज में है या पैरेलल में? क्वेश्चन है कैपेसिटर से रिलेटेड। अगर ये कैपेसिटर है एक, इसके साथ ही एक और कैपेसिटर है, ये बच्चों एक और कैपेसिटर है। अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C हो, इसकी भी C हो, इसकी भी C हो, ये दो टर्मिनल्स हैं A और B, तो बताएं C A और B के दरमियान में कैपेसिटेंस जो है ये CAB ये कितनी होगी? अब देखें मैं आपको ऊपर अभी तरीका बता चुका हूं कि अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो C इक्विवेलेंट, ये CAB जो है C इक्विवेलेंट ये बेसिकली। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? हम क्या काम करते हैं? C/N कर देते हैं, यानी सब कैपेसिटर सेम है तो हम क्या कहेंगे? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C हर कैपेसिटर कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। वो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बच्चों कितने हैं हमारे पास? वो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इस वक्त 3 है। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आ गया वो C/3 आ गया। हाँ, अभी अगर आप कहें कि नहीं सर मैं तो इसको इस तरीके से सोल्व करना है, आपका दिमाग अगर नहीं सही होगा तो फिर आप इस तरीके से कर लीजिएगा 1/C जमा 1/C। तो जब एलसीएम लेंगे ये नीचे तो ये C रहेगा, ऊपर बन जाएगा 3/C, और ये 1/C इक्विवेलेंट आया तो C इसको उल्टाएंगे तो ये भी उलट जाएगा तो C/3 आंसर आ जाएगा। तो आप उस तरीके से भी कर लें तो आंसर यही आएगा। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ, अब देखिए थोड़ा सा मैं कैपेसिटर्स को ऐसे करके लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार बताओ ये जो दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, ये दो कैपेसिटर्स किस में लगे हुए हैं? सीरीज में या पैरेलल में? अब ये C, ये हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएं। तो इस केस में भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? आपने परेशान नहीं होना। क्या आप देखें सब कैपेसिटर, ये देखें मैं जानबूझ के तार जो है वो टेढ़ी करके लगा दी भाई। क्या करंट के फ्लो का पाथ एक ही है? बिल्कुल। तो बच्चों अगर तो चार्जेस के फ्लो का पाथ एक ही है तो इसका मतलब है वो कैपेसिटर सीरीज में है। अगर पाथ सेम हो तो याद रखिएगा वो कैपेसिटर्स हमेशा सीरीज में होते हैं। तो अगर कैपेसिटर्स एक ही पाथ में कनेक्ट हुए हैं तो बच्चों कैपेसिटर सीरीज में होंगे, और सीरीज का फार्मूला अगर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो C/2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह बच्चों याद रखिएगा जब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया होता है ना, तो टोटल चार्ज मैंने आपको कल बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल चार्ज होता है वो क्या रहता है? हर कैपेसिटर में कांस्टेंट रहता है। टोटल चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जबकि वोल्टेज क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो अगर मैं यहां से अगर बात करूं Q इज इक्वल टू, हम पढ़ते थे CV, अगर Q कांस्टेंट होगा तो C का V के साथ क्या रिलेशन बन जाएगा? इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। क्या ख्याल है? इसका मतलब है जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? इनवर्स रिलेशन है। तो याद रखिएगा इसका मतलब है जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जितनी ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही, ये वोल्टेज होगा उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक हो गया। तो ये वोल्टेज के साथ इसका क्या रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट बात अब हम करते हैं, एक और क्वेश्चन इसका हम करते हैं। अच्छा पहले देखिए वो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है। सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है। तो इसके लिए ना हमारे पास सीरीज में क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है तो उसके लिए हमने एक वोल्टेज डिवाइडर रूल भी बनाया हुआ। सीरीज में हमने क्या बनाया हुआ बच्चों? एक
क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है तो हम इसके लिए एक रूल रखते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब ये वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है बच्चों? वोल्टेज डिवाइडर रूल में हम क्या कहेंगे कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास यार ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1 है, इसी के साथ एक दूसरा कैपेसिटर अटैच कर देते हैं कि कैपेसिटेंस C2 हो, ठीक है। हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को अटैच कर दिया एक अदद बैटरी के साथ, इसके साथ एक अदद बैटरी के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये बैटरी के साथ हमने इनको अटैच किया है। अब हमें पता है कि वोल्टेज हर कैपेसिटर के क्रॉस डिफरेंट होगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा, बैटरी का टोटल वोल्टेज V है, जबकि चार्ज इसके क्रॉस और इसके क्रॉस क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं आपको कहता हूं बच्चों वोल्टेज डिवाइडर रूल में, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो गया है, तो अगर मैं इस पहले वाले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मालूम करना चाहता हूं, उसका तरीका याद रखें। वोल्टेज अगर मैं पहले वाले कैपेसिटर के क्रॉस मालूम करना चाहता हूं तो मैं दूसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऊपर लिखूंगा, नीचे मैं इनकी टोटल कैपेसिटेंस लिख दूंगा और मल्टीप्लाई करवा दूंगा सोर्स वोल्टेज से, जो हमने ये वोल्टेज दिया हुआ है इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इसी तरह अगर सेकंड ये 2 के लिए, 3 4 के लिए फिर वो और हो जाएगा टिपिकल, मगर आप ये 2 के लिए याद रखने पड़ा है। अगर दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस आपने जो वोल्टेज है वो मालूम करें तो पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ऊपर, नीचे दोनों की टोटल कैपेसिटेंस इनटू जो बैटरी का टोटल वोल्टेज है वो V। ये आप इसको इस तरीके से आप करेंगे, ये रजिस्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक हो गया बच्चों? तो ले जी, ये बातें हो गई जो कि हम बहुत ही आसानी से कर लेते होते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद वोल्टेज डिवाइडर रूल के बाद बच्चों हम अपने एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं कैपेसिटर्स के। हमने कैपेसिटर्स में अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हों, किस में लगे हों, पैरेलल में लगे हों, तो पैरेलल में चार्ज क्योंकि डिवाइड हो जाएगा तो उसके लिए हमारे पास जो रूल होता है, क्योंकि वो चार्ज डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास चार्ज डिवाइडर रूल होता है। चार्ज डिवाइडर रूल पैरेलल में क्योंकि चार्ज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो चार्ज डिवाइडर रूल के लिए हमें क्या तरीका करना पड़ता है, यानी देखें अगर मैं कहता हूँ यार ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसी तरह इसके अक्रॉस एक और कैपेसिटर है, ये 2 कैपेसिटर्स हैं, इनको हमने पैरेलल में लगाया हुआ और इनको हमने अटैच कर दिया एक अदद बैटरी के साथ। किसके साथ? एक अदद बैटरी के साथ इसको हमने अटैच कर दिया। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, ये हमने बैटरी, ये वोल्टेज जो अटैच किया हुआ है ये V है। अच्छा, अब वोल्टेज पैरेलल में हर कैपेसिटर के क्रॉस सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस कैपेसिटर के ये टर्मिनल्स हैं 2, ये C1 के भी यही 2 टर्मिनल्स हैं, दोनों टर्मिनल्स आप देखें बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो सेम बैटरी के साथ दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड है, इसका मतलब वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज V होगा, इसके क्रॉस भी V। हाँ, मगर जो चार्ज आ रहा होगा जाहिर बात है वो चार्ज ने क्या हो जाना है, आके डिवाइड हो जाना है। तो पहले वाले कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज Q1 होगा, दूसरे के क्रॉस चार्ज Q2 होगा। तो ऐसे सर्किट में अगर हमने चार्ज डिवाइडर रूल लगाना हो तो Q1 निकालने का तरीकेकार ये होता है कि जिस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज निकालना है उसी की कैपेसिटेंस ऊपर लिखें, नीचे टोटल कैपेसिटेंस लिख दें और मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल चार्ज से। अब ये टोटल चार्ज यहाँ पर कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पर तो वोल्टेज आपको पता था बड़ी आसानी से, टोटल चार्ज यहाँ पे कैसे निकलेगा, वो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, ये होता है फार्मूला। आप क्या काम करेंगे, जो टोटल वोल्टेज है वो आपको पता होगा, ठीक है, और जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करके वो पुट कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाइएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। फिर C1 C2 की वैल्यूज पुट करके पहले वाले चार्ज के क्रॉस आप लोग पहले वाले कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरे के क्रॉस निकालना है तो Q2 बराबर होगा C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 एंड द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज का फार्मूला वही C इक्विवेलेंट इनटू V होगा। तो लो बच्चों, इस तरीके से आप लोगों ने इसको सोल्व किया करना है इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये 2 तक आप कर लें, 2 से ज़्यादा आता नहीं है, बल्कि ये आता बहुत कम है, मगर फिर भी इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मगर फिर भी हम बच्चों को कहते हैं कि आप एक बार इसको लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, अब इन्हीं कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपसे कुछ बातें और करते हैं, ठीक है। अभी तो ये रजिस्टर्स के अंदर भी बड़ी डिटेल में आने हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में, तो बड़ा मजा आएगा। तो मगर इसको अगर आप अच्छे तरीके से कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को समझ लेंगे तो रजिस्टर्स में समझने में आपको आसानी होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार ये एक कैपेसिटर है, इसके साथ हमने 2 कैपेसिटर्स और लगा दिए हैं, ठीक हो गया, ये लें। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी भी C है, इसकी भी C है। आपने क्या करना है, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, इनके दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। यानी अब हुआ कुछ यूं है, अगर इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा वो ये कहेगा कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस C है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है
सीरीज में ऐसे दो कैपेसिटर्स के साथ जो खुद पैरेलल में लगे हैं। तो ये देखिए इस कैपेसिटर को हमने इन दो पैरेलल कैपेसिटर्स के साथ सीरीज में लगा दिया। तो बताएं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो ऐसे केस में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। देखें पहले सबसे आप देखें ये दोनों कैपेसिटर्स किस में हैं, पैरेलल में हैं और सेम कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटेंस इनकी सेम है। तो अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में मेरे प्यारे बच्चों लगे हों तो हमें पता है इस सर्किट को अब हम रिड्यूस करेंगे। जो पहला वाला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है सी। अब इस सर्किट को जब हम इतने से हिस्से को सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये जो कैपेसिटर्स का ये जो इतना सा हिस्सा है पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से, पैरेलल में आपको पता है कि अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं, अभी तो दो लगे हैं, तो फार्मूला इनका आ जाएगा 2C। तो इनकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 2C आ गई। अब ये ए टर्मिनल था, ये बी टर्मिनल वहीं पे, बस ये इनको हमने क्या काम किया, इनकी जगह पे ये आ गया और ये वाला पहला ऐसे ही रहा। अब ये दोनों सीरीज में है। अब सीरीज में हम क्या फार्मूला पढ़ते हैं जब कैपेसिटर्स बच्चों किस में लगे हों सीरीज में, तो हम क्या फार्मूला पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे भाईजान C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हाँ जी। अब क्या फार्मूला बनेगा, याद रखिएगा शॉर्टकट तरीका ये है, ओनली फॉर टू कैपेसिटर्स, ओनली फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। अगर दो कैपेसिटर सिर्फ सीरीज में लगे हों तो उनका शॉर्टकट तरीका ये होता है, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है C इंटू 2C और नीचे उन दोनों का सम आ जाएगा C प्लस 2C। ये सिर्फ दो के लिए शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। ऊपर बन जाएगा 2C स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 3C, एक C से कट गया तो आपके पास आंसर बच गया 2C/3, दैट इज योर आंसर 2C/3। अब C की जगह पे आपको कोई भी कैपेसिटेंस दी हो, आप वैल्यू पुट करके बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस का आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम इसके कुछ और सवालात करते हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन अब आपको हम देते हैं कैपेसिटर से रिलेटेड ही। अगर बच्चों कुछ इस तरीके से हो कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल की फॉर्म में लगे हैं, एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके बाद एक कैपेसिटर बच्चों ये लगा हुआ। मैं आपसे कहता हूँ यार ये जो दो टर्मिनल्स है ना, ये टर्मिनल है सपोज करें ए, ये टर्मिनल है सपोज करें बी, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। अब सबसे पहले आप देखें, यानी जहां पे मैं ए बी शो कर रहा हूं ना, इट मींस इनके टर्मिनल्स के ऊपर बैटरी लगी होती है, वो बैटरी हमने शो नहीं की बस। अच्छा, इन सब की कैपेसिटेंस सी 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 है। अब सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों इस सर्किट को आपने कैसे सॉल्व किया। ऐसा सर्किट है ट्राइंगल की फॉर्म में लगे हैं। अब देखें कि सबसे पहले तो देखें ये सी और ये वाला सी, ये दोनों सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं, क्योंकि पाथ डिफरेंट निकल रहे हैं। याद रखिएगा जहां पे चार्ज डिवाइड होना शुरू हो गया, देखिए चार्ज अगर लेट्स सपोज यहाँ से है वो तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, तो इसका मतलब पाथ एक नहीं रहा, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं रहा। हाँ, अब यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो जितना इसमें से गुजरेगा उतना इसमें से गुजरेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में है। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है। तो देखें अब जरा होगा क्या, ये नीचे वाला जो कैपेसिटर है इसको मैं अभी एज इट इज ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी, ये भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ। हाँ, अब इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको मैं रेड से इसको मार्क कर चुका हूँ, तो देखिए इन दोनों को जब हमने सोल्व किया है, इन दोनों कैपेसिटर्स को सोल्व करेंगे तो एक न्यू कैपेसिटेंस है। अब ये सी और सी सीरीज में है, तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो इनका फार्मूला क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। सीरीज में C/2 होगा, पैरेलल में NC होता है, सीरीज में C/N होता है और ये C है। अब देखें, अब इसके बाद देखें ये दोनों कैपेसिटर, ये C/2 और ये C, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का आसान तरीका होता है दोनों को ऐड कर दें, C जमा C/2। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 3C/2 एलसीएम लेने के। ठीक हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने ये वाले एमसीक्यू को सोल्व कर लेना है। ठीक है, ये तो हो गया अगर कैपेसिटर्स सेम वैल्यू के हों। अगर मैं अब आपको एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देता हूं, ये मैं इसलिए डिटेल में बड़ी आराम सुकून से इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से समझ लें। लेट्स सपोज यार ये एक कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है हमारे पास और एक और कैपेसिटर है। ठीक है, अच्छा इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड। मैं आपसे कहता हूं यार ये टर्मिनल्स हैं, इनके दरमियान में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएं। अब वही काम, सबसे पहले आपको पता है ये दोनों किस में है, ये दोनों कैपेसिटर्स बच्चों सीरीज में है। तो जब ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में, अब मैं डायरेक्ट करता हूं ना, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। तो इनका सीरीज सोल्व करें पहले, जब हम इन दोनों का सीरीज सोल्व करेंगे तो वो क्या आंसर आएगा। सपोज करें ना
कि ये जो दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास सी प्राइम आता है। सी प्राइम कितना आता है? जब दोनों को सीरीज में करेंगे तो फार्मूला क्या है? दोनों को एक मरतबा मल्टीप्लाई करवाएं और नीचे ऐड कर दें। 18 डिवाइडेड बाय 9 तो आपका आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड। ये आया इनकी कैपेसिटेंस, यानी कि ये सर्किट कुछ यूं बन गया, नीचे 2 माइक्रोफैरड का है और ऊपर जो है वो एक और कैपेसिटर आ गया है। ये देखिए, अब ये टर्मिनल्स ऐसे ही हैं। अब ये 2 माइक्रोफैरड का है और ये भी 2 माइक्रोफैरड का आ गया अब आपके पास। ठीक है, अब हमको तो निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो देखिए ऊपर वाला ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट इनको सिंपली ऐड कर देंगे, 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, योर आंसर इज 4 माइक्रो। ले बच्चों, ये आपके पास इस एमसीक्यू का भी आंसर है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कैपेसिटर्स लगे हों बच्चों किसकी फॉर्म में? रेक्टेंगल की फॉर्म में लगे हों। ठीक है, तो वो रेक्टेंगल की फॉर्म में लगे हों, ये देखें ज़रा, अगर हो कुछ यूं कि हमारे पास कैपेसिटर्स एक रेक्टेंगल में लगे हैं, मैं ज़रा यहाँ पर एक रेक्टेंगल से जल्दी जल्दी बना करना, तो बस वैसे ही एक चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, ये अब भाई इनके दरमियान में ये डाइलेक्ट्रिक ये रखा हुआ है, ये ठीक है पूरा एक कैपेसिटर है। ठीक है, इस तरह ये भी एक कैपेसिटर है, ये बीच में लाइन नहीं है, बस वो अब ज़रा समझ आए आप, ये भी कैपेसिटर है। मैं कहता हूँ जी इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस, ये बैटरी इधर लगाई हुई है हमने इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस, तो इसकी भी कैपेसिटेंस सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है। ऐसे सर्किट को हम कैसे सोल्व करते हैं? उसका आसान तरीका ये होता है कि बैटरी इधर लगी है, इसका मतलब अगर मैं करंट की बात करूँ, ये चार्ज की बात करूँ, वो जब इधर आएगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, मगर जितना इधर से गुजरेगा उतना इधर से गुजरेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों किसमें है? सीरीज में। इसी तरह ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो जब हम इनको रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास देखें, ये अगर ए टर्मिनल है, ये हमारे पास बच्चों बी टर्मिनल है। ठीक है, ये बी है। अब इनके दरमियान में क्या काम करना है? ये देखें, इनको सोल्व करेंगे एक ये आएगा, इसी तरह इनको सोल्व करेंगे तो एक ये आएगा। ठीक है, अब ये ए टर्मिनल बी टर्मिनल इनको सोल्व करेंगे, एक कैपेसिटर आएगा। तो सी और सी जब दोनों सीरीज में हो तो आपका आंसर C/2 होगा। इधर भी आंसर कितना होगा? C/2। अब ये दोनों पैरेलल में है। अब इन दोनों का जब हम पैरेलल सोल्व करेंगे तो सी ए बी के दरमियान में, जब इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करेंगे तो बताएं पैरेलल में सोल्व करने से कितना आंसर है? नहीं जी, पैरेलल में सोल्व करेंगे तो वही पैरेलल का तरीका ही होता है, जस्ट ऐड कर दो। तो C/2 जमा C/2 तो आपका आंसर आ गया सी। तो बच्चों ये एक आसान सा तरीका था कि अगर कैपेसिटर्स को आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, ये अगर सेम वैल्यू के हैं तो फिर, और अगर आप देखें लेट्स सपोज मैं आपको यही कैपेसिटर्स में यहीं पर अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको कह दूं कि यार ये जो है ना, ये कैपेसिटर जो है 2 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, ये 3 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, इसी तरह ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये 2 माइक्रोफैरड का। तो बच्चों पहली बात तो ये देखें कि अब जब हम सोल्व करेंगे पैरेलल सीरीज में, जब इनको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू क्या तरीका है? ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, नीचे दोनों को ऐड कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/5 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसी तरह जब इसको भी सोल्व करेंगे 6/5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो जब हम ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो दोनों का पैरेलल जब पैरेलल में दोनों ऐड हो जाएंगे 6/5 प्लस 6/5, तो आपका आंसर आ गया 2 इंटू 6/5, तो मैं कहूँगा 12/5। तो 12/5 माइक्रोफैरड अब आपके इस एमसीक्यू का आंसर। तो यानी अगर वो डिफरेंट वैल्यूज के हैं तो आप उनको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक और मेथड भी है कि अगर अगर हमारे पास यही रेक्टेंगल हो बच्चों, क्या हो? यही रेक्टेंगल हो, मगर रेक्टेंगल के अंदर वो जरा टर्मिनल्स को चेंज कर दे। जरा क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा बच्चों, अगर कुछ यूं हो, मैं आपके सामने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शो कर देता हूँ। ठीक है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारे पास कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कुछ माहौल यूं है बच्चों, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, मगर बैटरी हमने इधर लगा देनी है। ओए होए होए, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये कैपेसिटर सी 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 सी। तो बच्चों अब देखें, अब करंट जब यहाँ से आएगा, देखें जब करंट या चार्ज आया वो इधर भी डिवाइड हो गया, इधर भी डिवाइड हो गया, मगर जितना इधर से जाएगा उतना इधर से जाता जाएगा। ये ऐसे ऐसे, इसका मतलब इन तीनों में जो चार्ज है वो एक जैसा फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे ये पूरा सर्किट रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा? ये पूरा सर्किट जब हम रिड्यूस करेंगे तो देखें ये ए टर्मिनल वैसे ही रहा, इनके दरमियान का कैपेसिटर एक चरसी वैसे ही रहा,
अच्छा, ये ऐसे है। अच्छा, उसके बाद बच्चों देखें, जब हम इन तीनों को अब सॉल्व कर लेंगे, जब आपने इन तीनों को क्या कर लेना सॉल्व, तो सी 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 कितने बन जाएंगे, सी 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 सी, ये सीरीज में है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, जब तीन कैपेसिटर ऐसे लगे हैं तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, C/3। और ये सी है। अब ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल का तरीका क्या है कि जस्ट हम CAB निकालने के लिए पैरेलल के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, C/C/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3C/C/3, तो CAB बराबर आ गया 4C/3, डेट इज योर आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद अब कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। जिस तरह वो कहता है जी, बताएं जी नेट चार्ज ऑन अ कंडेंसर, किसी भी कंडेंसर के ऊपर नेट चार्ज, तो मैंने आपको कल बताया था नेट चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर इज 0। उसकी वजह ये है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि नेट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव होता है, नेट चार्ज 0 होता है। उसके बाद कहता है, ये क्वेश्चन ओके हो गया। उसके बाद कहता है जी इन द रिलेशन C इज इक्वल टू Q/V, कल बताया था जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं यानी एयर है, तो ग्राफ बिटवीन कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, तो कल मैंने बकायदा आपको बताया था कि कैपेसिटेंस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो कैपेसिटेंस जो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज होती है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज होने की वजह से ग्राफ ये होगा। उसके बाद फॉर अ कैपेसिटर इफ कीपिंग द कैपेसिटेंस कांस्टेंट अप्लाइड वोल्टेज इज डबल, एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, नहीं जी एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस को सी को, वोल्टेज को वी से, ये तीन चीजें यूज हो रही हैं। कल हमने पूरा रिलेशन देखा था, यानी एनर्जी का फार्मूला लगेगा 1/2 CV²। अब उसने बोला है कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो जब कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, उसने क्वेश्चन में बोल दिया है, तो एनर्जी का पोटेंशियल डिफरेंस के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन। अब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप डबल कर देंगे तो जारी बात, यानी वोल्टेज को डबल कर देंगे तो एनर्जी पहले से 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स आंसर है। इसी तरह एक कैपेसिटर है, कहता है स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अंदर डेवलप हो जाती है। अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। अब देख रहे हैं आप कितने आसान एमसीक्यूज हैं, मैंने आपको जितनी भी तरीके बताए हैं कैपेसिटर के एमसीक्यूज को सोल्व करने के, ये सारे के सारे उन तरीकों से इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज भी सोल्व होने हैं। अब देखें, कहते हैं एक कैपेसिटर है, उसको कनेक्ट किया है, एक वोल्टेज सोर्स है, और वो कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया, उसके बाद बैटरी रिमूव कर दी है, ठीक है, यानी कैपेसिटर चार्ज करके बैटरी अब रिमूव कर दी हुई है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक को भी रिमूव कर दें प्लेट्स के दरमियान में से, तो कौन सी चीज है जो करेक्ट होगी। अब देखें, कल हमने पढ़ा था अगर डाइलेक्ट्रिक ला कर रखें तो ये कुछ होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दें तो क्या क्या होगा। तो बच्चों बताओ इसका आंसर, डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर देंगे, जब डाइलेक्ट्रिक ला के रखा था कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई थी, जब रिमूव करेंगे कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी, ये तो बनेगी। टोटल चार्ज क्या रहेगा, हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगा। और जब डाइलेक्ट्रिक ला के रखा था तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज दोनों डिक्रीज कर गए थे, जब रिमूव करेंगे वो दोबारा इंक्रीज कर देंगे, तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर डी हो जाएगा। ये जो बातें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ये वाले लेक्चर में यहाँ पर किधर गया यार अपना, ये इधर बताई थी ये सारी बातें, जब डाइलेक्ट्रिक को ला के रखा और बैटरी अटैच है, ठीक है, जब अटैच थी, जब नहीं अटैच थी, जब अटैच अटैच नहीं थी, ये नोट कनेक्टेड थी, तब ये बातें थी, जब कनेक्ट कर दी गई थी फिर ये वाली बातें थी, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। ओके, अच्छा, तो बच्चों इसका आंसर हो गया डी। इसके बाद नेक्स्ट कहता है द टाइम कांस्टेंट फॉर अ कैपेसिटर इज फाउंड टू बी 2 सेकंड, टाइम आपको दे दिया गया है 2। कहता है रजिस्टर जो है जो 0.5 ओम का, बताएं कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, वही फार्मूला T इज इक्वल टू आर सी, यहाँ से C किसके बराबर आ जाएगा, T/R। अब T है 2 और R है 0.5, 0.5 होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर 4 फैरेड आ जाएगा। बच्चों कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 4 फैरेड आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर प्लेट्स इज 50 वोल्ट। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद कितनी वैल्यू बिटवीन इट्स प्लेट्स, अगर स्लैब को रिमूव कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में उसने क्या काम किया है, पोटेंशियल डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम आपको दे दिया है 50 वोल्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे दिया है 10। कहता है बताएं अगर डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर देंगे तो अब पोटेंशियल कितना होगा। सर जी याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये जो फार्मूला है इसमें जो यूज़ होगा वो बराबर होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का, क्योंकि देखें जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ला के रखते हैं तो पोटेंशियल क्या कर जाता था, डिक्रीज करता था, जब डाइलेक्ट्रिक को ला के रखते हैं। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक को ला के कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता था।
रिमूव करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे पोटेंशियल एयर वाला डिवाइडेड बाय पोटेंशियल मीडियम वाला आएगा, कौन सा आएगा? यस, तो ये वाला फार्मूला होगा बच्चों इसमें, क्योंकि देखिए जब आप डाइलेक्ट्रिक को लाके रखते थे तो पोटेंशियल डिक्रीज करता था ना, ठीक है, तो मीडियम की मौजूदगी में पोटेंशियल डिक्रीज करता था, तो एप्सिलॉन आर का वी मीडियम के साथ इनवर्स रिलेशन ही बनता था। तो यहाँ से अब तो हम तो एयर वाला निकालना चाहते हैं, तो वी एयर इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन आर इंटू वी मीडियम। तो वी एप्सिलॉन आर 10 है, वी मीडियम जो है वो 50 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, आपका आंसर कितना आ जाएगा 500 वोल्ट। तो पोटेंशियल इंक्रीज करके अब 500 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद इफ वन प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर इज +8 माइक्रोकूलम, तो अदर प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? -8 माइक्रोकूलम। ये हमने देख लिया था, ठीक है, कल बताया था आपको। ले जी, अब ये जो क्वेश्चन आ गया ना बच्चों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे अक्सर जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। ये ना असल में अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट, उस व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट के अंदर ना हम ये सारी बातें पढ़ तो लेंगे। अगर आप कहते हैं नहीं तो मैं आपको भी एंड पे बताता हूँ, पहले ज़रा हम ये बाकी सॉल्व करते हैं, ये आसान से हैं, फिर उसके बाद उसकी तरफ आते हैं। एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस C है, और जो चार्ज है वो Q स्टोर करता है और उसकी एनर्जी E है। लो जी, एनर्जी, चार्ज और C की बात होगी, तो एनर्जी का फार्मूला लगेगा Q²/2C। सबसे पहले तो फार्मूला ज़हन में आना चाहिए। अब कहते हैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को डबल कर दें, तो भाई पहले तो आप देखें एनर्जी का Q² के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर आप चार्ज को डबल कर देंगे तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना, तो आपका आंसर आ जाएगा 4E। इसी तरह बच्चों एक और क्वेश्चन है, कहता है इफ वन ऑफ द प्लेट्स X ऑफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ +10 वोल्ट, द अदर प्लेट Y इज अर्थड। तो बच्चों पोटेंशियल ऑफ Y प्लेट कितना होगा? याद रखिएगा पोटेंशियल ऑफ द Y प्लेट, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो पोटेंशियल ऑफ द Y प्लेट जो होगा वो अगर अर्थ के साथ अटैच कर देंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बस याद रखें पोटेंशियल ऑफ द अर्थ 0 होने की वजह से इसका भी आंसर क्या बन जाएगा? 0 वोल्ट बन जाएगा। उसके बाद कहता है व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू इट। नहीं जी, बैटरी तो डीसी सोर्स होती है, पहली ऑप्शन तो बकवास है। अच्छा, नो करंट फ्लोज एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, करंट तो फ्लो करता है, ये भी गया। अ करंट फ्लोज फॉर सम टाइम एंड फाइनली डिक्रीजेस टू 0। यस, याद करें कल मैं आपको बता रहा था जब कैपेसिटर चार्ज होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। तो शुरू में कैपेसिटर में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो चार्जेस का फ्लो रुक जाता है और करंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर जाता है। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है चार्ली। ई ऑप्शन थी करंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड रीच आफ्टर मैक्सिमम आफ्टर सम। ऐसा नहीं है भाई, करंट तो डिक्रीज कर रहा होता है और उसके बाद 0 हो जाता है, वो इंक्रीज नहीं करता। इसलिए आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है चार्ली। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें, उसके बाद आंसर दिया करें। ले जी, अब ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट को सोल्व कैसे करना? इस सर्किट को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए। मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ, बड़े गौर से इनको सुन लीजिएगा। देखें, अगर हमारे पास कैपेसिटर्स का, दोबारा से एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों, अगर कैपेसिटर्स इस तरीके से लगे हो, ये एक कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है, ठीक हो गया, ये कैपेसिटर। अगर मैं अब इनमें इस तरह कर दूं कि यहां पर एक वायर इधर लगा देता हूं, एक वायर इधर लगा देता हूं, इस पॉइंट को मैं ए का नाम देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी का नाम देता हूं, और इसकी कैपेसिटेंस है सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी। तो याद रखें बच्चों, बेसिकली होगा क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। ऐसा कॉम्बिनेशन जो होता है कैपेसिटर्स का, अगर कैपेसिटर्स इस कॉम्बिनेशन में या रेजिस्टर्स, कोई भी कैपेसिटर या रेजिस्टर इस कॉम्बिनेशन में लगे हो, तो याद रखिएगा बच्चों ये कॉम्बिनेशन बेसिकली इसके बराबर होगा। ये कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है ना। इंटरेस्टिंग चीज कैसे भला? अच्छा, अब करंट के फ्लो से हम इसको समझते हैं। देखें, अगर करंट इधर से आ रहा हो तो बच्चों वो क्या होगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, दो जगहों पर गया करंट। अच्छा, उसके बाद आप देखें जब ये करंट इधर आ गया, उसके बाद ये करंट बच्चों इधर से फ्लो करता करता इधर पहुंचा, और यहां से भी ये करंट इधर आया हुआ है, फिर ये करंट इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। आप एक चीज को ना बड़े ध्यान से समझना, जरा गौर से देखना।
हमने किया कुछ यूं है, कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, बल्कि करंट के फ्लो को भी गोली मारो, तुम्हें मैं उससे भी एक आसान तरीका बताता हूं, गौर से सुनना भाई। अब देखें, अगर लेट्स सपोज हम ये कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर बैटरी के साथ अटैच होता है, ठीक कहते हैं ना, कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, ओके। अच्छा, अब देखें, ये बैटरी, सपोज करें यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल था, तो अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव है, ऐसे ही है। तो अगर ये पॉजिटिव है, इट मीन्स ये प्लेट भी पॉजिटिव है, ये प्लेट भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है, इट मीन्स ये भी नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है, इट मीन्स ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। जरा गौर से देखें, क्या इस कैपेसिटर के साथ बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव आ गया? बिल्कुल आ गया। इस कैपेसिटर के साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया, तीनों कैपेसिटर्स के साथ बैटरी का। और देखें इसमें भी, ये अगर पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, तो अब देखें इस कैपेसिटर की ये एक साइड, ये सी सी सी, इसकी एक साइड पॉजिटिव के साथ अटैच है और एक साइड नेगेटिव के साथ अटैच है। तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली इस कॉम्बिनेशन के बराबर होता है। और अब पैरेलल में कैपेसिटर्स लगे हों तो पैरेलल में कैपेसिटर्स का फार्मूला क्या होता है? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दें, सी जमा सी जमा सी, तो आपका आंसर 3। मगर अगर अब ये देखें, इसी तरह एक और बच्चों सर्किट है, अगर इसी सर्किट में सेम यही सर्किट होता कैपेसिटर्स का, अब थोड़ा सा मैं स्पीडली इसको बनाऊंगा, जरा देख लीजिएगा, ड्राइंग पे ना जाना यार, ठीक है। अगर ये देखें ऐसे सर्किट होता सेम, अब यानी अब इसी में हमने क्या काम कर दिया है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है भाई। अब हमने इसी में क्या काम कर दिया है, हमने लगा दी है एक अदद, क्या लगा दी है, ये एक एक कैपेसिटर इधर लगा दिया, सी 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 सी। तो याद रखिएगा, ऐसा जो सर्किट होता है, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, आप वो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पढ़ते आए हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना, उस सर्किट जैसा ये बन जाएगा। तो उसका व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट कैसा होता था, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे भी एक कैपेसिटर था, ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ पे भी था, उसके बाद एक कैपेसिटर इधर लग गया ये, और फिर एक कैपेसिटर इधर लग गया ऐसे, और एक कैपेसिटर इधर लग गया, और ये इस तरीके से ये हमारा ए टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी। लिए जी बच्चों, ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट होता है। अब कैसे भला, अब इसको भी आप थोड़ा सा टेक्निकली समझ सकते हैं। वैसे तो रजिस्टर्स में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, मगर अगर नहीं तो इंजीनियरिंग वाले जो बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, मेडिकल वाले, आप इसको बस देख लें, ठीक है। ये सर्किट अब आपके सामने आ गया है, ये इसके इक्विवेलेंट होता है, इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का नाम दे के आए हैं, ठीक हो गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में याद रखिएगा, अगर तमाम कैपेसिटर्स सेम वैल्यू के हों, ये रूल याद रख लेना, अगर तमाम कैपेसिटर सेम वैल्यू के हों तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो भी उसी वैल्यू की आ जाती है, तो आपका आंसर सी ही आएगा। अगर ये 10 फैरेड के होते सारे, तो आपका आंसर 10 फैरेड होना था। अगर ये सारे 20 फैरेड के होते, आपका आंसर 20 फैरेड होना था। मगर बच्चे कहते हैं सर, अगर मैं हमने इसको सोल्व करके आंसर निकालना हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, देखें ये भी 10 फैरेड का है, ये भी 10 फैरेड का है, ठीक है, ये भी 10 फैरेड का है, ये भी 10 फैरेड का है, डिफरेंट भी वैल्यूज हो सकती हैं, फिर आंसर डिफरेंट आ जाएगा। अगर ये 10 फैरेड का है तो आपका आंसर भी 10 फैरेड आएगा। बच्चे कहते हैं सर कैसे? देखिए ये सेंटर वाला भी 10 फैरेड, सारे 10 फैरेड के थे। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है? ऐसे सर्किट को, ऐसे सर्किट को बच्चों सोल्व करने का तरीका ये होता है कि हम जो ये सेंटर वाला कैपेसिटर होता है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। ये देखें, ऊपर वाला कैपेसिटर ऐसे ही रहा, ये सेंटर वाला कैपेसिटर, ये इधर वाला कैपेसिटर रहा, ये बी साइड वाला। इसी तरह एक इधर कैपेसिटर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर ऐसे इधर लगा हुआ, ठीक हो गया जी। ये ए टर्मिनल है और ये कौन सा टर्मिनल है? बी टर्मिनल है, सी 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 सी। अब देखिए, ये जो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में कैपेसिटर लगा हुआ था, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, यानी ये खत्म हो जाता है पूरा ही। तो बच्चों जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? बेसिकली हमने इसको क्या कर देना है? रिमूव कर देना होता है, क्योंकि हमें याद है आपको, हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन अचीव करते थे। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में वो बैलेंस करने के चक्कर में हम यहाँ पे वो गैल्वानोमीटर लगा के तो इसको बैलेंस करते थे। तो इस बस आप इसको याद रखें, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये सेंटर वाले खत्म हो गए। अब देखें ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में इसका आंसर C/2 होगा, इसका भी C/2, और ये दोनों का जो आंसर आएगा वो आपस में किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो ऊपर भी C/2, नीचे भी C/2, दोनों जब पैरेलल में है तो C/2 और C/2 का जब आप पैरेलल सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास जो C इक्विवेलेंट आएगा वो बराबर आ जाएगा C/2 जमा C/2। अगेन आपका आंसर C आ गया। तो देखिए, अगर ये 10 फैरेड के होते तो ये आपका आंसर 5 फैरेड आना था, ये भी आपका आंसर 5 फैरेड आना था। तो यहाँ पे 5,
तो देखिए 5 फैरेड ये आया, 5 फैरेड ये आया, ठीक है। तो जब आपने 5 जमा 5 को करना था तो आपका आंसर दोबारा से 10 फैरेड ही आ जाए। तो ये बच्चों कैपेसिटर्स को सोल्व करने का एक तरीका था। अब ये जो आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, ये देखें ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये खत्म हो जाएगा, इन दोनों का जो है ना वो पैरेलल, इन दोनों का सीरीज और दोनों आपस में पैरेलल में, तो आपका आंसर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी ही आ जाएगा। तो ये कंडीशन है, बस ये आप याद रख लें कैपेसिटर्स के बारे में। तो ये था बच्चों आपका एमडी कैट का कैपेसिटर्स का टॉपिक।